हालांकि वह बच गया है, फिर भी तू जीवेन में रुकने की हिम्मत नहीं है। उसके पीछे भूत राजा की सांस धीरे धीरे जाग रही है और राजा के क्षेत्र को सील करने वाला एक मजबूत आदमी जाग रहा है। अब वह कितनी भयानक ताकत से नहीं निपट सकता। गर्जन, एक भयानक भूत की चीख ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि एक विशाल भूत जमीन से उठ रहा है। वह भयानक प्रेत गैस ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे तू शिवेन ने अपने जीवन में देखा था। हालांकि उसने अपने जीवन में अनगिनत भूतों की खेती देखी थी, लेकिन इस विशाल भूत राजा के साथ उसका उल्लेख करना असंभव था। अधिक भयानक ताकतें व्यापक हैं। तू जीवेन एक आत्मा है, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से महसूस करता है कि भूत राजा वास्तव में खुद को देखता है। उसकी आंखों में एक लालची नजर है। वह अभी उठा। इस समय जब उसके शरीर में ताकत ठीक होने वाली थी, उसे बहुत अधिक रक्त भोजन की आवश्यकता थी और बेहद जोरदार ये जीवेन उसकी आंखों में सबसे अच्छा टॉनिक और रक्त भोजन बन गया। वह सीधे तू जीवेन के पीछे भागा। ये शिवेन को अचानक लगा कि बाल उल्टे खड़े हो गए हैं। बकवास है ना? न केवल ये जीवेन बल्कि लाल वस्त्र वाले बूढ़े राक्षस और पानी और आग डबल जियो भी लगभग मौत से डर गए थे। भूत राजा ने सीधा उनका पीछा किया। स्वाभाविक रूप से वे नहीं जानते थे कि भूत राजा जिस एकमात्र वस्तु का पीछा कर रहा था वह ये जीवेन थी। उनके विचार में भूत राजा स्पष्ट रूप से उनके लिए आया था, क्योंकि वे भी ये जीवेन के करीब जा रहे थे। इस समय वे पहले ही जीवन के स्रोत को जला चुके थे और उन्होंने इसकी उपेक्षा की। उन्हें पहले भागना पड़ा, भले ही इसमें हजारों साल की साधना लगे, यह कुछ भी नहीं था। भूत राजा की गति इतनी तेज थी कि वह धीरे धीरे उसके पास आ गया। धिक्कार है, वह वास्तव में हमें पकड़ना चाहता है। लाल लबादे में बूढ़ा राक्षस इतना भयभीत था कि मृतक पागल होकर भाग गया। जल्द ही ये लोग सबसे अधिक हीन और दुष्ट स्थान से बाहर चले गए हैं। हालांकि वे अभी भी मैला आकाश भूत हॉल में हैं, लेकिन उनके पास कम से कम इतनी मजबूत हीन और बुरी शक्ति नहीं है जिससे उनकी ताकत थोड़ी ठीक हो जाए। इस समय उन्होंने बिल्कुल भी रुकने की हिम्मत नहीं की और पूरे रास्ते भाग गए। मूल रूप से कुछ लोगों ने सोचा कि उनके साथ क्या गलत है, लेकिन जब उन्होंने अपने पीछे भूत राजा को देखा तो वे डर गए और बुरी तरह से भाग गए। लेकिन उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। इससे पहले कि वे अपने जीवन को जलाते, वे भूत राजा द्वारा पीछा किए गए और सीधे उनके खूनी मुंह खोल दिए। उन्होंने इसे सीधे मौके पर ही निगल लिया। ऋषि लोक के इन शक्तिशाली देवताओं को एक दंश में निगल लिया गया और एक पल में पचा लिया गया। इन देवताओं को पचाने वाला भूत राजा और अधिक शक्तिशाली हो गया। उसके शरीर पर शक्तिशाली श्वास ने दूर दूर के अनेक देवताओं को भी इसका आभास कराया। तेज और तेज, चलो चलो, बस थोड़ी ही कम है। ये जीवेन पागलों की तरह भाग गया और उसके सामने 10,000 भूत हॉल का मार्ग था। जब तक वह यहाँ से गुजरा, वह 10,000 भूतों के हॉल में प्रवेश कर सकता था और फिर वह हटियन भूत क्षेत्र को पूरी तरह से छोड़ सकता था। कम से कम कीचड़ भरे आसमान और भूतिया इलाके में तो सुरक्षित रह सकते हैं। ब्रश, तू जीवेन ने एक तीर कदम के साथ दौड़ने का बीड़ा उठाया और फिर लाल वस्त्र पहने बूढ़ा राक्षस और पानी और आग जियोज अंदर घुस गए। भूत राजा पूरी तरह से गुस्से में लग रहा था, लेकिन उसने वास्तव में पीछा किया और उसका विशाल शरीर सीधे चैनल में चला गया। मैं जाऊंगा, यह जानवर अभी भी आ रहा है। तू जीवेन भी चौंका। क्या भूत राजा ने उसे पहचान लिया और उसे निगलना पड़ा? वाह वाह वाह, वे 10,000 घोस्ट हॉल से सीधे रवाना हुए। हालांकि 10,000 भूतों का हॉल बहुत बड़ा था, लेकिन इस समय यह कुछ भी नहीं था। यह सिर्फ एक पल का प्रयास था। केवल इतने कम समय में भूत राजा ने एक कदम का पीछा किया और शुइवो श्वांगजियो के पीछे पीछा किया। हुओजियो का कौशल सबसे सही था। वह एक कदम पीछे गिर गया और तुरंत भूत राजा द्वारा पकड़ लिया गया। उसने अपना बड़ा हाथ फैलाकर उसे पकड़ लिया। मैडम, मैंने आपसे लड़ाई की। यह देखकर कि उसकी पत्नी को भूत राजा ले गया है, शुइजियो तुरंत दहाड़ता है और वापस लड़ता है। वह पहले ही लाल आंखें मार चुका था। इस समय वह इस बात की परवाह नहीं कर सकता था कि वह राजा का विरोधी नहीं है। टकराना। जब भूत राजा बह गया तो पानी जियो सीधे बह गया और उसका मांस फट गया। यह बहुत दयनीय लग रहा था। इस समय वह अंत में समझ गया कि ये जीवेन अभी कितना खतरनाक था, लेकिन उसका कौशल ये जीवेन से बहुत कम था। ये जीवेन अपने शरीर को अमर रख सकते थे, लेकिन वे ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते थे। उसका मांस सीधे टूट गया था। मेरे पति, मुझे अकेला छोड़ दो। जैसे ही वोजियाओ ने यह दृश्य देखा, वह चिल्लाया, मैडम, अगर मैं मरना चाहता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। शुइजियो दहाड़ा। उनके पति और पत्नी लाखों वर्षों से गहरे प्रेम में थे। इस समय वे हुओजियाओ के साथ मरने को तैयार थे। गागा, चलो एक साथ मरते हैं और राजा के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। भूत राजा के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी और चिल्लाया, ऋषि लोक के शिखर पर देवता रक्त का भोजन करते हैं। अतीत में भी उनके पास शायद ही कभी ऐसी विलासिता थी। इस बिंदु पर एक विशेषज्ञ नहीं मिल सकता है जब वह इसे पाता है।
अप्रत्याशित रूप से पुनरुत्थान के ठीक बाद ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसके पास भेजा गया। अरे जानवर, तुम अच्छी तरह से क्यों नहीं सोते? अचानक मैंने एक स्पष्ट गर्जना सुनी और फिर एक रक्तरंजित प्रकाश आकाश से नीचे गिरा। खूनी तलवार ने सब कुछ तोड़ दिया और भूत राजा के हाथों में गिर गई। ओह! भूत राजा का बड़ा हाथ मौके पर ही जड़ों से कट गया और खून के कुंड में बदल गया। खोजियों ने महत्वपूर्ण क्षण में इसे बचा लिया। उसने जल्दी से ऊपर देखा, लेकिन धीरे धीरे ज़िवेन की आकृति आकाश के बीच में दिखाई दी। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने हाथों से अपनी छाती पर हाथ फेरा और फिर मदद नहीं कर सकी, लेकिन बोली, आपको लेने का कोई रास्ता नहीं है, मत जाओ जल्दी से। इस समय आग जियो अंत में आग के एक बड़े पैमाने पर बदल गया और पानी जियो के साथ भाग गया, जो जीवित लोगों द्वारा लगभग बिखरा हुआ था। ये ज़िवेन ने भूत राजा को दहाड़ते और दहाड़ते हुए देखा। भूत राजा की नजर ये ज़िवेन पर टिकी थी। एक क्षण के लिए उसके मन में उसे मूर्ख बनाने के लिए अनगिनत शत्रुताएं उमड़ पड़ी। भूत राजा की आंखें भी बहुत भयानक थीं और वह सीधे उसकी ओर नहीं देख सकता था। हालांकि यह अफसोस की बात है कि उसने गलत प्रतिद्वंद्वी का इस्तेमाल किया। यह उपयोगी हो सकता है अगर वह इसे दूसरों पर इस्तेमाल करता है, लेकिन ऐसा हुआ कि यह व्यक्ति ये ज़िवेन था, इसलिए वह किसी काम का नहीं था। वह मिंगक्सिन प्राचीन पेड़ द्वारा मौके पर ही भंग कर दिया गया था। उफ! ये ज़िवेन ने खून बहाया। अभी अभी उसने जबरन नाग की तलवार का इस्तेमाल किया। हालांकि उनका कौशल और दायरा उन वर्षों से अलग है और कीमत इतनी बड़ी नहीं है, फिर भी यह उनकी पहले से ही गंभीर चोट को और भी बदतर बना देता है। हालांकि वह जानता था कि एक द्वि तलवार की कीमत बहुत अधिक थी। उसे इसका उपयोग करना था और अपने साथियों को बुरी तरह मरते हुए देखना था। तू ज़िवेन ऐसा नहीं करेगी। अरे, अगर आपके पास मौका है तो बाद में मिलते हैं। ये ज़िवेन ने छलांग लगाए, हवा में एक खूनी तलवार पर पैर रखा और सीधे उसके पीछे दूर तक चला गया। उसके पीछे भूत राजा पूरी तरह से दहाड़ा। अभी उसका हाथ जड़ से कट गया। यद्यपि इसे पुनर्प्राप्त किया जा सकता है, ऋषि क्षेत्र के देवताओं को अभी निगल लिया गया था और व्यर्थ में निगल लिया गया था और सीधे ठीक हो जाते थे। वह पहली बार पकड़ में नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों में बहुत डर था। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि एकमात्र ऋषि उन्हें क्षेत्र के बीच में एक भयंकर तलवार से चोट पहुंचा सकते हैं। उन्हें साधारण भयंकर तलवार का कोई भय नहीं था। उसके पास संसार में अनेक भयंकर वस्तुएं थीं। कितने भयंकर सैनिक उसे प्रभावित कर सकते थे, लेकिन इस तलवार ने वास्तव में उसे भयभीत कर दिया और पौराणिक गदाई भयंकर तलवार के बारे में सोचा। लेकिन इस वजह से उनकी आंखों में अचानक छिपा हुआ लालच चमक उठा। यदि यह पौराणिक गदाई भयंकर तलवार थी, यदि वह उसके द्वारा कब्जा कर सकता था, तो वह शापित निषेध को तोड़ने और भूत भूमि को छोड़ने में सक्षम हो सकता है, वह स्थान जिसे सम्राट ने शापित किया था। यह सोचकर उसने सीधे हाथ भी पकड़ लिया। हालांकि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और अभी भी कमजोर था, फिर भी उसकी ताकत ऋषि के दायरे से पूरी तरह श्रेष्ठ थी। इस कैचअप ने फिर से तेजी पकड़ी। जब शुएहुश्वांगजियाओ ने देखा कि भूत राजा, जो बुरी तरह से मारा गया था, फिर से पकड़ा गया, तो वह तुरंत मौत से डर गया, क्योंकि ये ज़िवेन ने अभी अभी उनसे आगे निकल लिया था और वे अंत में फिर से गिर गए। इस बार वे फिर से पकड़े गए, इसलिए वे वास्तव में मर चुके होंगे। वे यह भी देख सकते हैं कि ये ज़िवेन द्वारा खूनी तलवार के उपयोग के कुछ महंगे दुष्प्रभाव होने चाहिए। उन्हें एक बार बचाना उनकी उम्मीद से परे है। ये ज़िवेन के उन्हें फिर से बचाने की उम्मीद करना तो दूर की बात है, यह नामुमकिन है। फिर से रुको और तुम जल्द ही मैला आकाश और भूत भूमि से बाहर हो जाओगे। आग जियो ने पानी जियो को पकड़ रखा था और दहाड़ता रहा। वह एक शरीर में बदल गई थी और लगातार अपने शरीर में मैना के पागल ऑपरेशन का आग्रह कर रही थी। उसके पीछे भूत राजा और करीब आ रहा था, लेकिन हर्टियन भूत क्षेत्र की सीमा और करीब आ रही थी। उनका मानना कि भूत राजा भी वास्तव में हर्टियन भूत क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सकता था। ब्रश ये ज़िवेन और लाल वस्त्र पहने पूर्वज लगभग एक के बाद एक हर्टियन भूत क्षेत्र से बाहर निकल गए और बचे हुए लोग शुएहुश्वांगजियाओ थे और वे भूत राजा के खुले मुंह में मछली की गंध को भी सूंघ सकते थे। बूम! भूत राजा ने उसे सीधे पकड़ लिया। एक पल में अनगिनत भूत कानून रस्सियों में बदल गए और इसे सीधे पानी और आग जियोस की ओर ले गए। लेकिन उस महत्वपूर्ण क्षण में पानी और आग जियो हर्टियन भूत क्षेत्र की सीमा से भाग निकले। गर्जन! भूत राजा इतना क्रोधित था कि वह सीधे हर्टियन भूत क्षेत्र की सीमा से बाहर चला गया। जब लोगों ने सोचा कि पानी और आग जियाओस बर्बाद हो गए हैं, तो आतंक की एक बड़ी गंध ने उन्हें घेर लिया और सीधे भूत राजा को मारा। टकराना! भूत राजा सीधे मारा गया और उड़ गया। उसने हजारों मील की उड़ान भरी। R1152S भूत राजा का विशाल शरीर मैला भूत क्षेत्र में पागलों की तरह उल्टा उड़ गया, मानो उस पर किसी भयानक शक्ति ने हमला किया हो। कोष्टक ये ज़िवेन और अन्य जो स्वर्ग से भागे थे वे मूर्ख थे। उन्होंने शून्य से उफनती हुई ऊर्जा को देखा, मानो पूरे मैला आकाश और भूत भूमि में एक ही भयानक शक्ति उमड़ रही हो।
यह है। येज़िवेन ने आकाश में उभरती अनगिनत दौड़ों को देखा जो कानून की एक और दिशा का प्रतिनिधित्व करती थी, एक ऐसा स्तर जिसे उन्होंने कभी नहीं छुआ था। वह एक रून है जिसकी वह अब व्याख्या भी नहीं कर सकता। भले ही वह अपने शरीर में रहस्यमय स्थान का संचालन करता हो, वह उसकी व्याख्या बिल्कुल नहीं कर सकता। क्या यह शाही रून है? उसे अचानक इसका ख्याल आया। कहा जाता है कि एक बादशाह था जिसने यहाँ के भयंकर भूतों को दबाने के लिए रून मुहर लगवा दी थी। यान सम्राट भूत राजा उभरती सीमा को देखकर पागलों की तरह दहाड़ता है और उसकी आंखों में घृणा का भाव आ जाता है। इस सीमा का उनके भूतों पर भारी मारक प्रभाव पड़ता है और अनगिनत वर्षों से उनके परिवार को दबा रखा है। येशिवेन के चेहरे पर घबराहट दिखी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भूत सम्राट और शहर भूत क्षेत्र को हराने वाला महान सम्राट पौराणिक यान सम्राट होगा। मानव जाति के उत्थान के रास्ते में 3 सम्राटों और 5 सम्राटों की किंवदंतियों को अनगिनत लोगों द्वारा सराहा और चाहा जा सकता है। अनगिनत वर्षों के बाद भी उनकी किंवदंतियां अमर हैं। क्या यह टेरान का यान सम्राट है? लाल लबादे वाले बूढ़े राक्षस की अभिव्यक्ति भी थोड़ी अधिक सम्मानजनक है। किसी भी मामले में सम्राट बनने में सक्षम होना सभी जातीय समूहों द्वारा सम्मान पाने के लिए पर्याप्त है। यह अस्तित्व का स्तर नहीं है। सम्राट स्तर का अस्तित्व कोई भी पूरे योग पर हावी होने के लिए पर्याप्त है। हालांकि भूत राजा अभी भी दहाड़ रहा है, वह सीमा से डरता हुआ प्रतीत होता है और फिर से हिलने की हिम्मत नहीं करता है, जो येज़िवेन और अन्य लोगों को राहत की सांस लेने से रोक नहीं सकता है। लेकिन भूत राजा फिर से जीवित हो गया। मुझे डर है कि जो लोग अंदर गए उनमें से कई के पास बचने का समय नहीं होगा और वे भूत के मुंह में दब जाएंगे। वैसे भी ताओवादी दोस्तों ने इस बार हमारे जोड़े को बचा लिया। अगर उन्हें भगाया गया तो वे हमेशा के लिए मर जाएंगे। शुइवो श्वांगजियाओ उनका धन्यवाद करने के लिए आगे आए और कहा कि अभी की स्थिति बहुत खतरनाक थी। यदि येज़िवेन बाद में शुरू करते हैं तो वे इसमें मर सकते हैं। अब जरा सोचिए, उन्हें अभी भी बहुत डर लगता है। यह सिर्फ एक छोटा सा प्रयास है। येज़िवेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। इस उपहार को प्राप्त करने के बाद वह अपने साथी को भूत राजा के मुंह में मरते हुए नहीं देख सका। कोष्टक कोष्टक। इस समय वह अभी भी उस भारी क्षति से उबर रहा था जिसे उसने अभी अभी झेला था। उसने लगातार एक नाग की तलवार का इस्तेमाल किया और भूत राजा द्वारा बहकाया गया। इन्हें 1-1.5 मिनट में बरामद नहीं किया जा सका। ठीक है, पहले इस बारे में बात नहीं करते हैं। अब सर्वोच्च प्राथमिकता पहले फैंग वांग डैन का अभ्यास करने के लिए एक जगह ढूंढना है। येज़िवेन यह कहने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी कि यह इस बात से संबंधित था कि क्या वह राजा के क्षेत्र में घुस सकता है। अब शहर में एक ऐसा भयानक भूत राजा बैठा है। 10,000 भूतों को फिर से दिल की घास खिलाना उसके लिए लगभग असंभव है। यह उनका आखिरी मौका हो सकता है। ठीक है, यह सही है ताओवादी दोस्तों। चलो मेरी गुफा में एक साथ चलते हैं। मैं तैयार हूँ। मुझे दिल की घास खाने के लिए केवल 10,000 भूतों की जरूरत है। साथ ही मेरे लिए धर्म की रक्षा के लिए मुझे 3 ताओवादी मित्रों की भी आवश्यकता है। जब मैं गोलियां परिशोधित कर रहा होता हूँ तो मैं सबसे ज्यादा परेशान होने से बचता हूँ। लाल वस्त्र पहने बूढ़े राक्षस ने कहा। कोई बात नहीं। जैसे ही वे सहमत हुए, वे लाल वस्त्र वाले बूढ़े राक्षस के पीछे पीछे उसकी गुफा तक गए। सौभाग्य से उसकी गुफा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बल्कि लाखों मील दूर एक उल्कापिंड की पट्टी में है। गुफा में पहुंचने के बाद लाल वस्त्र पहने बूढ़े राक्षस ने अलगाव में कीमिया का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जबकि येज़िवेन और शुइवो श्वांगजियाओ स्वस्थ होने के लिए प्रतीक्षा करने लगे। इंतजार करने में 3 साल लग गए। 3 वर्षों के दौरान येज़िवेन और शुइवो श्वांगजियाओ यहाँ रहे। हालांकि उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार यह कोई साधारण गोली नहीं है, बल्कि एक ऐसी गोली है जो लोगों के राजा के दायरे में आने की संभावना को बढ़ा सकती है। करोड़ों का सोना मिलना मुश्किल है। हा, अंत में अचानक लाल वस्त्र वाले बूढ़े राक्षस की गुफा में आकाश में एक चमक उठी और आकाश में फट गई, जिसके बाद गोलियों की तेज गंध आई। आखिरकार येज़िवेन के तीनों ने एक दूसरे को देखा और बहुत खुश हुए। वे गुफा में गए, लेकिन लाल वस्त्र में बूढ़े राक्षस को उसके चेहरे पर हंसी के भाव के साथ देखा। उन्होंने अपने हाथ में 2 ब्रोकेट बॉक्स रखे और उन्हें क्रमशः येज़िवेन और शुइजियाओ को सौंप दिया। फिर उन्होंने कहा, 3 ताओवादी दोस्तों, इस बार वांग दान को 5 टुकड़ों में प्रशिक्षित किया गया है। पानी और आग 2 ताओवादी दोस्त, आप में से प्रत्येक के लिए 1 और 2 घातक विद्वान ताओवादी दोस्त के लिए। अगर आप न होते तो इस बार हम फेल हो जाते, इसलिए मैंने अपना निर्णय लिया और आपको दूसरा दिया। मुझे नहीं लगता कि पानी और आग 2 ताओवादी दोस्तों की कोई राय होगी। शेष में हूँ, यह तुम्हारा है। उद्धरण चिन्ह। लाल वस्त्र वाले बूढ़े राक्षस ने पानी और आग जियो को देखा। हमारे पति और पत्नी पहले से ही बहुत संतुष्ट हैं कि हम वांग दान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास कोई राय कहाँ होगी। शुइवो श्वांगजियाओ ने जल्दबाजी में कहा कि अगर वे पहले असंतुष्ट थे, लेकिन अब वे और किस बात से असंतुष्ट हो सकते हैं। आखिरकार उनकी जान येशिवेन ने बचाई।
अगर येज़िवेन ने उन्हें नहीं बचाया होता तो उनकी जान चली जाती। कोई वांग दान कहाँ हो सकता है। येज़िवेन को इस बार एक और मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने मना नहीं किया। आखिरकार राज्य को तोड़ने की एक और आशा थी, वह कैसे मना कर सकता था। धन्यवाद लाल बागे में ताओवादी दोस्त। येज़िवेन ने अपना हाथ झुकाया और कहा, हा, कहना आसान है। जब हम भविष्य में फिर से मिलेंगे तो मुझे आशा है कि आप सभी राजा हैं और हवा और बारिश को बुलाते हैं। लाल वस्त्र वाला बूढ़ा राक्षस अच्छे मूड में था और उसने कहा कि वर्षों से उसके पास अंततः राज्य को तोड़ने का अवसर था। उनका मूड खराब कैसे हो सकता है। उस मामले में मैं पहले जाऊंगा। येज़िवेन प्रयोग करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। वह अब ऋषि लोक की मध्य अवस्था के शिखर पर है। युद्ध की प्रभावशीलता के संदर्भ में वह ऋषि क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया है। वह राजा के राज्य में प्रवेश करने का प्रयास कर सकता है। वह तुरंत सीधे यंगू की ओर मुड़ा और अग्नि के देवता से मिला। उसके बाद तू शिवेन ने तुरंत बंद दरवाजे में प्रवेश किया। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, पलक झपकते ही सैकड़ों वर्ष बीत जाएंगे और पहाड़ों में खेती के लिए समय नहीं है। खून से सने कारागार के भीतर एक अजीब सी जगह में गड़गड़ाहट का एक समूह अचानक फट गया। बहुत देर तक उसमें से एक आकृति निकली। वो येज़िवेन था। उसके चेहरे पर पछतावे के भाव थे। दुर्भाग्य से यह केवल थोड़ा सा छोटा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऋषि के दायरे की लड़ाकू प्रभावशीलता के माध्यम से एनफोर्समेंट के दायरे को तोड़ना इतना मुश्किल होगा। यह सफलता से बस थोड़ी सी कमी है। अंत में यह छोटा पड़ गया। येज़िवेन आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। सैकड़ों वर्षों से वह राजा के क्षेत्र की युद्ध प्रभावशीलता को प्रभावित कर रहा था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि अंत में उसकी वास्तविक सफलता कम हो गई। हालांकि इस असफलता ने उन्हें बहुत मूल्यवान अनुभव भी दिया, लेकिन सौभाग्य से मेरे पास अभी भी एक किंग सीलिंग पिल है। इस सफलता के अनुभव के साथ अगली बार जब मैं फिर से आऊंगा तो मुझे 100% यकीन है कि मैं अपनी लड़ाकू प्रभावशीलता को किंग सीलिंग क्षेत्र में धकेल सकता हूं। तो ज़िवेन ने अपनी मुट्ठी बांध ली। यद्यपि वह असफल रहा, अंतिम समय में उसने राजा के क्षेत्र को सील करने के अनेक रहस्य देखे, जिससे वह दीवाना हो गया। यही वह शक्ति है जो वह अगले चरण में हासिल करना चाहता है, जो पूरी तरह से सभी से ऊपर है। लेकिन यह तेज है, इसमें अधिक समय नहीं लगना चाहिए। त्यान्युवान दर्पण में तू कियान अभी तक नहीं जागा है और अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी में मृत्यु के भगवान की अवशिष्ट शक्ति को अवशोषित कर रहा है। मुझे डर है कि एक बार जब वह जाग जाएगा तो वह एक अद्वितीय बलवान व्यक्ति होगा, जिसे मृत्यु के देवता की महान शक्ति विरासत में मिली होगी। स्वर्ण समर्थित ड्रैगन काप का राजा, जिसके बारे में वह सबसे अधिक चिंतित है, परिवर्तन के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है और कुछ दशकों में परिवर्तन को पूरा करने में सक्षम होगा। यह बहुत काम का होगा जब वह वास्तव में भविष्य में किंग एम्फीफमेंट के दायरे में सेंध लगाना चाहता है। दशकों पहले उसने हुआ मेघान के बारे में पूछने के लिए किसी को प्राचीन फीनिक्स दुनिया में भेजा था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि हुआ मेघान अभी भी एकांत में था। ऐसा लगता था कि वह प्राचीन त्यानहुआंग द्वारा विरासत में मिला था और अब तक रीति रिवाजों से गुजरने का कोई संकेत नहीं था। यह साधु का जीवन है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से बंद है। वैसे भी लेफ्ट या राइट कुछ भी नहीं था। वह बस फिर से बंद अवस्था में प्रवेश कर गया। जहां तक सम्राट चयन मार्ग का सवाल है, जो अंत तक पहुंच गया है, वह बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। वैसे भी सम्राट चयन मार्ग पहली बार नहीं खुला है। खासकर हाल के वर्षों में वह नहीं जानता कि इसे कितनी बार खोला गया है। हर बार यह उसी के बारे में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। येज़िवेन, तुम रीति रिवाजों से बाहर हो। आओ और मुझे एक बार देख लो। अचानक अग्नि के देवता की आवाज यहाँ आई। अच्छा, येज़िवेन ने सिर हिलाया। अब अपनी शक्ति से वह अग्निदेव के बराबर हो सकता है। हालांकि अग्नि के देवता ने उनकी इतनी मदद की कि उन्होंने इसे ध्यान में रखा और गुस्ताखी नहीं करेंगे। जब उसने फिर से अग्नि के देवता को देखा तो उसने एक नजर में देखा कि यह केवल एक वियोग था। उसे अचानक याद आया कि जब वह पहली बार छिपी हुई घाटी में लौटा था तो उसने सुना था कि राजा के बंध को तोड़ने के लिए अग्नि के स्वामी को बंद कर दिया गया था। अग्नि के देवता लाखों वर्षों से इस क्षेत्र में हैं। अपनी प्रतिभा के मामले में वह बहुत पहले एक सफलता हासिल कर सकता था, लेकिन सम्राट के चुनाव के रास्ते में अवसर खोजने के लिए उसे इसे दबाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब उसने इस गांठ को खोल दिया है और स्वाभाविक रूप से अलगाव में सफलता प्राप्त करना शुरू कर दिया है। जब वह दर्रा छोड़ता है तो यंगू में 8वां राजा होना चाहिए और उसकी ताकत और अधिक होगी। बधाई हो महाराज। ऐसा लगता है कि आपकी महिमा किंग सीलिंग के दायरे से बाहर निकलने से दूर नहीं है। येज़िवेन ने इसे कुछ देर तक देखा और अचानक एक मुस्कान के साथ कहा कि हालांकि यह केवल अलगाव था, इस बुद्ध की स्थिति अलगाव में परिलक्षित हो सकती है। अग्निदेव का अंश एक रहस्यमय श्वास से लिपटा हुआ है, जिसे देखा नहीं जा सकता और स्पष्ट कहा जा सकता है। यह उस बलवान की अनूठी सांस है जिसने राजा के क्षेत्र को सील कर दिया। ऐसा लगता है कि यह फिर से टूटने में केवल समय की बात है।
लेकिन उसके पास तोड़ने की क्षमता है। इसमें केवल समय लगता है। भविष्य में मुझे बड़ा मार्शल भाई कहो। अब तुम्हारे पास इतनी ताकत है। अग्नि के देवता मुस्कुराए और बिना इनकार किए कहा, R1152। अतीत में उसकी ताकत येशिवेन से पूरी तरह से बेहतर थी। उस समय येशिवेन के लिए उसे जुनशान कहना ठीक था। हालांकि कुछ हजार वर्षों में येशिवेन ने पकड़ लिया। इस समय उसे जुनशान कहना अनुचित होगा। वैसे भी इनका संबंध गुरु शिष्य से नहीं था। येशिवेन ने इसके बारे में सोचा और ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने इसे स्वीकार कर लिया। वैसे भी यह सिर्फ पते का सवाल है। हाँ बड़े मार्शल भाई, येशिवेन ने कहा, मेरी उपलब्धियों के बारे में कुछ भी अजीब नहीं है। यह बस कब से टूटना है। यह तुम्हारा है। छोटे मार्शल भाई 100 साल पहले की तुलना में अधिक परिष्कृत और गहरा है। अग्नि भगवान की आंखें भयंकर थीं। उन्होंने इसे एक नजर में देखा। हालांकि येशिवेन अच्छी तरह से छिप गया था, फिर भी वह उसे उससे छिपा नहीं सका। हालांकि वह थोड़ा अजीब भी था। ऐसा लग रहा था कि येशिवेन ने अभी अभी तोड़ा था। इसके विपरीत ऐसा प्रतीत होता था कि वह सैकड़ों हजारों वर्षों से इस क्षेत्र को पार कर चुका था। इससे पता चलता है कि उनका संचय बहुत गहरा है, लेकिन फिर भी इतने लंबे समय के लिए येशिवेन ऋषि क्षेत्र के बाद के चरण में नहीं टूट पाए हैं, जो थोड़ा अनुचित लगता है। बेशक उसे पता नहीं चलेगा कि येशिवेन कितनी पागल योजना बना रही है। वह अपनी साधना को पूरी तरह से ऋषि क्षेत्र के बाद के चरण में तोड़ना चाहता है और एक ही समय में अपनी लड़ाई की प्रभावशीलता को लागू करना चाहता है। अन्यथा अपने संचय के साथ वह पहले ही ऋषि क्षेत्र के बाद के चरण में प्रवेश कर चुका है। बस थोड़ी सी प्रगति हुई है। कुछ भी नहीं है। लेकिन बड़े भाई ने मुझे क्यों बुलाया? येशिवेन ने अजीब तरीके से पूछा। छोटे मार्शल भाई, मैंने लंबे समय से सम्राट चयन मार्ग पर ध्यान नहीं दिया है। अग्निदेव से पूछा। हाँ वास्तव में येशिवेन की भौहें तन गईं। क्या सम्राट चयन मार्ग में कोई गलती है? एम्परर सिलेक्शन रोड में अपने परिवार के साथ वह वास्तव में बिल्कुल भी परवाह नहीं कर सकता था। यह सिर्फ इतना है कि सीमा पार के प्रतीक को अभी तक परिष्कृत नहीं किया गया है, इसलिए वह उन्हें बाहर लाना चाहे तो भी कुछ और नहीं कर सकता है। क्या सम्राट चयन मार्ग में कोई बदलाव है? दरअसल बादशाह के चुनावी रास्ते में बदलाव आया है। तियानवेंग नामक एक संगठन सम्राट चुनाव मार्ग में दिखाई दिया और सम्राट चुनाव मार्ग में बड़ी ताकतों के प्रदर्शन को बेरहमी से दबा दिया। यहाँ तक विभिन्न ताकतों की प्रतिभाओं का पीछा किया गया और उन्हें मार दिया गया। यह मामला हाल ही में बहुत बड़ा हुआ है। अग्निदेव ने भौहें चढ़ाकर कहा। यह कैसे संभव है कि सम्राट चुनाव सड़क पर केवल कुछ ही समय बचा है? क्या बात है, भले ही वे सम्राट चुनाव सड़क पर हावी हो सके। येशिवेन की आवाज थोड़ी बदली। उसके लिए उसकी षड्यंत्रों और नगर सरकार द्वारा प्रभावित होना वास्तव में कठिन है, लेकिन यह सम्राट चयन मार्ग निश्चित रूप से उनमें से एक है। हालांकि सभी प्रमुख ताकतों ने अपनी सेना को सम्राटों के चुनाव के रास्ते पर बढ़ा दिया है। वे सिर्फ तथाकथित अवसर की तलाश के लिए अपने जाल का विस्तार करते हैं और वहां हावी होने का कोई इरादा नहीं है। आखिरकार इसे हर 1,00,000 साल में 1,000 साल के लिए ही खोला जा सकता है। भले ही यह सम्राट चुनाव रोड पर हावी हो, इसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा इसे बाहर की अन्य ताकतों द्वारा दबा दिया जाएगा। यह नुकसान के लायक नहीं है। कोई नहीं करेगा। कहना चाहिए कि ऐसा काम इससे पहले किसी ने नहीं किया। यानी पहले हम थोड़े अजीब थे। ऐसा लगता है कि केवल एक ही फायदा है, वह है सम्राट चुनाव की राह पर हावी होना। हम 1,00,000 वर्षों में तथाकथित अवसर पा सकते हैं, लेकिन अब हम नहीं जानते कि अवसर को अंतिम बार प्रकट हुए कितने वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए हम नहीं जानते कि यह अभी भी मौजूद है या नहीं। हम भी आश्चर्य करते हैं, लेकिन बाद में एक खबर सामने आई कि तियानवेंग में हमारी छिपी हुई घटी गुप्त थी। अप्रत्याशित रूप से हमने इसमें तियानरेन लोगों की उपस्थिति और अनुपस्थिति देखी। अग्नि के देवता तियानजू। येशिवेन तुरंत समझ गई कि आग के देवता ने खुद को क्यों बुलाया। अगर दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो सभी ताकतों को डराती और सतर्क करती है, तो वह तियानजू है। जातीय समूह जिसने 2 बार स्वर्ग के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उसने अनगिनत शानदार नस्लों के दिग्गजों को गिरा दिया है। भले ही इसे दूर और अंतहीन शून्य में निर्वासित कर दिया गया हो, फिर भी यह भयावह है। यह चिंतित है कि वे वापस आएंगे और किसी भी समय और कहीं भी फिर से स्वर्ग की दुनिया को पार कर जाएंगे। वे भयभीत हुए बिना नहीं रह सकते। अब ये शानदार किंग सीलिंग संप्रदाय उन वर्षों में स्वर्ग के खिलाफ युद्ध की मुख्य ताकतों में से एक है। कई संप्रदाय तियानजू के कई संग्रह और खजाने को लूटकर रातों रात अमीर हो जाते हैं। इस प्रकार संप्रदाय की नींव रखी जाती है। दूसरे शब्दों में उनकी महिमा तियानजू के खून और आंसुओं पर आधारित है। वे हैरान हुए बिना नहीं रह सकते। हालांकि मूल कारण यह है कि तियानजू को बहुत अधिक भूख है। सबसे पहले यह सिर्फ स्वर्ग पर शासन करने के लिए था, लेकिन 2 स्वर्ग विरोधी युद्धों की विफलता के साथ, हालांकि सभी जातियों को बहुत कमजोर कर दिया गया था, तियानजू बेहतर नहीं था और भारी नुकसान उठाना पड़ा।
स्वर्ग में छोड़े गए त्यानजू के शेष पाप यहाँ तक अगली बार लौटने पर सभी प्रमुख ताकतों को उखाड़ फेंकने और सभी बुद्धिमान जीवन को नष्ट करने का नारा भी चिल्लाया। उनके अलावा दुनिया को अब किसी भी बुद्धिमान प्राणी की आवश्यकता नहीं है। तो हम कैसे बड़ी ताकतों को दिन में 3 बार घबराने नहीं दे सकते? तियानमेन, इसे त्यानजू के लोगों द्वारा आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। इस नाम का उपयोग करना बहुत अक्खड़ है। मुझे डर है कि दूसरे लोग नहीं जानते। ये जिवेन ने अचानक कुछ सोचा और कहा, हाँ यह सही है, हम इस वजह से चिंतित हैं। हाल के हजारों वर्षों में तियान परिवार की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने प्राचीन फीनिक्स दुनिया को चोट पहुंचाकर और फीनिक्स किंग को गिराकर अपनी ताकत का पर्दाफाश किया है। अब वे लापरवाही से काम कर रहे हैं। सबसे बुरी बात यह है कि हम नहीं जानते कि उनकी ताकत कहां बहाल हो गई है। स्वर्ग और दुनिया में कितनी गुप्त शक्तियां बची हैं। अग्नि के देवता ने आह भरी। यह कहा जा सकता है कि स्वर्गीय परिवार की शक्ति के लिए स्वर्ग और दुनिया की प्रमुख ताकतों के खिलाफ लड़ना बहुत अधिक नहीं है। इससे भी भयानक बात यह है कि इतने वर्षों के बाद शाही स्तर के वे स्वामी जिन्होंने एक बार ताओ को प्राप्त कर लिया था, वे या तो गिर गए हैं, बैठ गए हैं या गायब हो गए हैं। जाहिर है कोई शाही स्तर का मास्टर नहीं है जो उन्हें स्वर्गीय परिवार से लड़ने का आत्मविश्वास देता है। पिछले 2 स्वर्ग विरोधी युद्धों में दोनों पक्षों में 10 से अधिक सम्राट थे। अब तक वे अभी भी महाकाव्य किंवदंतियां और अमर हैं। स्वर्ग विरोधी युद्ध फिर से शुरू होने के बाद यदि कोई सम्राट प्रभारी नहीं है तो उनके पूरी तरह से नष्ट होने की संभावना है। बड़े मार्शल भाई का क्या मतलब है? ये जिवेन ने पूछा। मुझे उम्मीद है कि आप शाही चुनावी रास्ते पर लौट सकते हैं। अब हम सीमा के राजा को बाहर करने के लिए शाही सड़क के स्वामी को चुनते हैं, नहीं तो हम भीतर चले जाते। परंतु उस छिपी हुई वादी में तुम्हारे अतिरिक्त मुझ में भी तुम्हारा बल बहुत है। यदि आप कर सकते हैं, मुझे आशा है कि आप उस गठबंधन को नष्ट कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप हम सभी को घाटी में ले आएं, जो सभी मलाई है। कोई नुकसान नहीं, अग्नि के देवता ने कहा। सम्राट चयन मार्ग पर भेजे गए छिपे हुए घाटी विशेषज्ञों को अभिजात वर्ग का अभिजात वर्ग कहा जा सकता है। एक को खोना दुख देता है। यदि पूरी सेना नष्ट हो जाती है तो छिपी हुई घाटी लाखों वर्षों तक व्यर्थ चली जाएगी, और यह कोई मजाक नहीं है कि इसकी ताकत लाखों वर्षों से पीछे चली गई है। अच्छा ऐसा है, ये जिवेन ने सिर हिलाया। छोटा फौजी भाई, जरा समझो। इस संकटपूर्ण पतझड़ में हम जो कर सकते हैं वह यह है कि अगली आपदा से निपटने के लिए जितना संभव हो सके अपनी ताकत बढ़ाएं। मैं पहले से ही आपदा के आगमन को महसूस कर सकता हूँ। बहुत सी चीजें असामान्य हैं। त्यानजू की शेष बुराइयां जो अभी तक शांत थी अधिक से अधिक उग्र होती जा रही हैं। मुझे नहीं पता कि त्यानजू की मुहर को कुछ हुआ है या नहीं। आग के देवता यह कहने से नहीं रोक सके। ये शिवेन और भी गरिमामयी लग रही थी। ये वुडी ने पहले कहा था कि एक भयानक अराजक दुनिया और एक बड़ी आपदा होगी। यहाँ तक कि राजा के क्षेत्र को सील करने वाले विशेषज्ञ भी केवल अपनी रक्षा कर सकते थे, या यहाँ तक कि अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते थे। इसमें सदाचारी सम्राट स्तर के स्वामी भी शामिल हो सकते हैं। अब अग्निदेव भी यही कहते हैं। हालांकि ये वुडी जैसी कोई शपथ नहीं है, मुझे डर है कि यह अपरिहार्य है। स्वर्ग की दुनिया में कई आपदाएं हैं, लेकिन पिछली आपदाएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, इस स्तर पर उनके विशेषज्ञ शामिल नहीं हो सकते। यह कहा जा सकता है कि कुछ आपदाएं भी उनमें से कुछ के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। लेकिन अब एक बड़ी अराजकता आ रही है और वे अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं होंगे। इस समय तुजिवेन अपनी ताकत में सुधार करने के लिए अधिक दृढ़ है। जब वह एम्परर सिलेक्शन रोड से वापस आता है तो उसे एक और किंग सीलिंग पिल की मदद से किंग सीलिंग क्षेत्र में अपनी युद्ध प्रभावशीलता को तोड़ना चाहिए। उस समय भले ही बड़ी आपदा तुरंत आ जाए, वह अपनी रक्षा कर सकता है। यदि केवल स्वर्गीय परिवार के लोग परेशानी करते हैं तो वे डरते नहीं हैं, लेकिन वे स्वर्गीय परिवार की कुछ बची हुई बुराइयां हैं। मुझे डर है कि वे बहुत अधिक लहरें नहीं उठा सकते। वे डरते हैं कि सम्राट को चुनने के रास्ते में उन्हें वास्तव में अवसर मिल गया है। स्वर्गीय परिवार में उच्च योग्यताएं होती हैं। यदि वे इस अवसर को पाते हैं और एक और सम्राट स्तर का आंकड़ा पेश करते हैं तो हमें डर है कि हम समाप्त हो जाएंगे। लौ भगवान ने कहा, मुझे हमेशा लगता है कि त्यानजू के लोग लक्ष्यहीन नहीं होंगे और बेकार काम नहीं कर सकते। जब जूनियर भाई सम्राट चुनाव रोड में प्रवेश करता है तो आपको अधिक सावधान रहना चाहिए और अधिक जांच करनी चाहिए। यह वास्तव में अच्छा नहीं है। तुम अकेले वापस आ सकते हो। लौ भगवान ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि वह शिवेन के अव्यवस्थित व्यवहार से डरता था। यंगू के उच्च स्तरीय अधिकारियों के दिलों में येजिवेन की भूमिका और मूल्य उन पुरानी प्राचीन वस्तुओं की तुलना में बहुत अधिक है। यह एक और शीर्ष हस्ती है जिसे राजा के दायरे में प्रवेश करने की उम्मीद है। भले ही उन पुराने निर्देशकों की मृत्यु हो जाए, येजिवेन हारने का जोखिम नहीं उठा सकते। उस मामले में यह बहुत देर नहीं हुई है। मैं तुरंत जुआंडी रोड जाऊंगा और वापस आने पर अपने बड़े भाई से बात करूंगा। येजिवेन ने अलविदा कहा और जुआंडी रोड चली गई।
मूल रूप से येज़िवेन ने सोचा था कि सम्राट रोड के चुनाव का मामला समाप्त हो गया था और थोड़े समय में कोई चौराहा नहीं होगा। अप्रत्याशित रूप से लहरों को फिर से उठने से पहले यह केवल कुछ ही समय था। R1152 जब येज़िवेन ने सम्राट चुनाव रोड में प्रवेश किया तो उन्होंने पाया कि तियानमेन की शक्ति बहुत बड़ी थी। तियानमेन के कपड़े पहने लोग हर जगह देखे जा सकते थे। किसी की तलाश करने के बाद मुझे पता चला कि आज के सम्राट चुनाव रोड में यह लगभग कहा जा सकता है कि तियानमेन का एक प्रमुख परिवार है। मुझे नहीं पता कि तियानमेन ने कब बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को शामिल किया। एक एक परिवार को सीधे पीटने वाले विशेषज्ञ पीछे हट गए और मनमाना कत्लेआम शुरू कर दिया। यहाँ तक वे प्रसिद्ध गैदाई राक्षस भी सैकड़ों हजारों वर्षों लाखों वर्षों तक जीवित रहे। अप्रत्याशित रूप से वे सभी तियानमेन के हाथों में पड़ गए। इस सब से बवाल मच गया है। कई समकालीन प्रतिभाएं तियानमेन के निशाने पर हैं। ड्रैगन परिवार के एओ चाओज़ोंग सहित कुछ प्रसिद्ध विशेषज्ञ तियानमेन के हाथों में पड़ गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि एओ चाओज़ोंग, जो अभी अभी ऋषिलोक के शिखर पर पहुंचा है, पर घात लगाकर हमला किया गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। ड्रैगन आइलैंड बेहद गुस्से में था। अनगिनत विशेषज्ञ आए और तियानमेन से लड़े। अप्रत्याशित रूप से वे तियानमेन के विरोधी नहीं थे। ऋषि क्षेत्र के शिखर पर विशेषज्ञों की संख्या को देखते हुए वे ड्रैगन द्वीप से पूरी तरह श्रेष्ठ थे। इससे कई लोगों को समस्या का एहसास हुआ। अनजाने में तियानमेन ने एक बड़ी ताकत इकट्ठी की जो प्रमुख ताकतों से आगे निकल गई। एओ चाओज़ोंग की हत्या के बाद सभी प्रमुख ताकतों के जीनियस लगभग रातों रात मारे गए, जिसमें यंगू में छोटे कुनपेंग विशेष रूप से प्रमुख लक्ष्य शामिल थे। उसके चारों ओर के पहरेदारों के विशेषज्ञ मारे गए और घायल हो गए। मैं भी मृत्यु के निकट था। कुनपेन की 9 दिनों तक कूदने की विधि के कारण ही मैं बच निकला और सभी पक्षों को चौंका दिया। इसके अलावा शाही परिवार केजी जुआनहुआंग जी का परिवार भी घेराव और हत्या का प्रमुख लक्ष्य था। अंत में वह दर्जनों विशेषज्ञों को मारने के बाद बच निकला, लेकिन हर किसी के पास ऐसा सौभाग्य नहीं था। कई गदाई तियानजियाओं को छोड़कर जो येज़िवेन द्वारा मारे गए थे, आधे से अधिक नुकसान उस घेरेबंदी और हत्या में खो गए थे जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। हालांकि यह पूरे सम्राट चुनाव मार्ग में परिवर्तन से संबंधित है। यह कुछ भी नहीं है। एक के बाद एक शक्तिशाली राक्षस एक पुराना एंटीक घेराबंदी में गिर गया। राजा के दायरे में प्रवेश करने की आशा के साथ कई सर्वोच्च शख्सियतों ने पूरी तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया और राजा के अपने युग की शुरुआत की, इसलिए वे सम्राट चयन के मार्ग में गिर गए। कुछ समय के लिए लोग चिंतित थे। यहाँ तक सम्राट सिलेक्शन रोड में कई स्वदेशी बलों ने तियानमेन काउंटर आक्रामक के साथ सहयोग करने के लिए विरोधी झंडे उठाए हैं। यह पता चला है कि वे लंबे समय से तियानमेन द्वारा गुप्त रूप से नियंत्रित किए गए हैं या वे तियानमेन द्वारा छोड़े गए नाखून हैं। जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है, सम्राट चयन मार्ग में तियानमेन का लेआउट कब तक रहा है। यह लाखों साल पहले रखी गई हो सकती है। अब यह टूट जाता है और सभी को पूरी तरह से चौंका देता है। अतीत में प्रसिद्ध गदाई पात्रों में से 1/3 ने विद्रोह कर दिया। लोग जानते थे कि ये राक्षस तियानमेन के शतरंज के मोहरे भी थे और उनमें से 1/3 गिर गए और बाकी 1/3 से भी कम थे। लोगों की कम संख्या ने दुनिया में सनसनी मचा दी। अब संपूर्ण सम्राट चयन मार्ग पूरी तरह से अराजकता की अवधि में है और एक बार दुनिया पर हावी होने वाले राक्षसों की एक बड़ी संख्या भी गिर गई है, जिससे बहुत से लोग घबरा गए हैं। रहने की हिम्मत नहीं हुई, छोड़ चुके हैं। इसके अलावा स्वदेशी नहीं छोड़ सकते, बहुत से लोग चले गए हैं। अतीत में सम्राट को चुनना खतरनाक था, लेकिन यह इतना खतरनाक नहीं है। अब यह उस सीमा को पार कर चुका है जिसे वे अपने हृदयों में सहन कर सकते हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च गौरव माने जाने वाले दैत्य भी बड़ी संख्या में गिरे हैं। प्रमुख ताकतें जो बड़े नुकसान पर खून की उल्टी करना चाहती हैं, वे सम्राट के चुनाव की राह पर हैं। राजा पर मुहर लगाने वाले बलवान प्रवेश नहीं कर सकते, नहीं तो वे टुकड़े टुकड़े हो जाते। तियानमेन को डर लग रहा है कि दुनिया अराजक नहीं होगी, हत्या। येज़िवेन नहीं जानते थे कि स्वर्गीय गठबंधन का अंतिम लक्ष्य क्या था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि ऐसा लगता है कि स्वर्गीय गठबंधन ने सभी को बाहर निकाल दिया है। लेकिन तियानमेन का लक्ष्य हासिल करना है। येज़िवेन को नहीं पता कि अन्य परिवारों में क्या चल रहा है, लेकिन यंगू ने बड़ी संख्या में लोगों को बाहर से निकालना शुरू कर दिया है। यह मूल रूप से कार में होना था, क्योंकि सम्राट चुनाव का रास्ता समाप्त होने वाला है, लेकिन उन्होंने अंत में इतनी बड़ी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी। जितना अधिक उतना ही यह दिखाता है कि वे क्या छिपाना चाहते हैं। हालांकि इस समय येज़िवेन के पास इसकी परवाह करने का समय नहीं था। उसे जिजिया के पास लौटना पड़ा। उसने अचानक महसूस किया कि यंदू गठबंधन और तियानमेन के बीच कुछ होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यंदू गठबंधन इस मौके को आसानी से नहीं गंवाएगा। यह सोचकर येज़िवेन और भी चिंतित थी। वह अंतरिक्ष में घूमता रहा और यंदूतियन की ओर बढ़ा। इस समय वीर शहर पहले से ही सेना से घिरा हुआ था।
अनगिनत विशेषज्ञ बादलों पर सवार हो गए और आकाश को पूरी तरह से छुपा लिया। बैंगनी परिवार की प्राचीन सरणियां एक के बाद एक शुरू हुई, लेकिन एक के बाद एक विस्फोट हुआ। खोले जाने पर अनगिनत सरणियां नष्ट हो गईं और एक भयानक युद्ध चल रहा था। बैंगनी परिवार की एक गहरी विरासत है और यंदू शहर पर लाखों वर्षों तक हावी रह सकता है। स्वाभाविक रूप से इसकी विरासत को कम करके नहीं आंका जा सकता, लेकिन प्रतिद्वंद्वी अधिक भयानक है। कहीं से इकट्ठा किए गए विशेषज्ञों ने पूरे यंदू शहर में बैंगनी परिवार के तंबुओं को हरा दिया और उन्हें बैंगनी परिवार के घोंसले और यंदू शहर तक मार डाला। लेकिन भले ही सारी ताकत कम हो गई हो, यंदू गठबंधन के सामने नहीं, अब यह कहा जाना चाहिए कि तियानमेन के लिए वापस लड़ने का समय आ गया है। संपूर्ण यंदू लीग वास्तव में तियानमेन की एक शाखा मात्र है। हालांकि जिजिया द्वारा यंदू लीग की मूल शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, तियानमेन की शक्ति बहुत बड़ी और भयानक है। इसे लॉन्च किए जाने के बाद इसने सभी प्रतिरोध बलों का सफाया करने के लिए अन्य स्थानों से मजबूत शक्ति जुटाई। इस बल के सामने बैंगनी परिवार का कोई प्रतिरोध नहीं था। बैंगनी परिवार में गहरे लड़ाई यहाँ कुछ समय के लिए प्रभावित नहीं कर सकती है, लेकिन यह अभी या बाद में सिर्फ एक समस्या है। इस समय बैंगनी परिवार पूरी तरह से संकट में है। जीनिंग ने शून्य में देखा बैंगनी परिवार की रक्षा पंक्ति के पीछे हटने का प्रतिनिधित्व करते हुए थोड़ा बाहें चढ़ाई और विशेष रूप से प्रतिष्ठित दिखी। पिताजी, परिवार के सदस्यों के पास अभी भी कुछ संभावित बीज हैं, जिन्हें बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है। उसके बगल में ये जुनशान दिखाई दिया। अच्छा, यह तो अच्छी बात है। तुम भी जा सकते हो, यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनिंग युवान ने कहा। इस बिंदु पर स्पष्ट आंखों वाले लोग देख सकते हैं कि बैंगनी परिवार बर्बाद हो गया है, इसलिए बैंगनी परिवार केवल रास्ते की व्यवस्था करना शुरू कर सकता है और कुछ महत्वपूर्ण क्लासिक्स और बीज शिष्यों को घर पर ले जा सकता है, जबकि सामने की पंक्ति विरोध करना जारी रखती है। बैंगनी परिवार, जो 1 मिलियन से अधिक वर्षों से शानदार रहा है, के पास ऐसी तैयारी है। यहाँ तक अगर अंतरिक्ष अवरोध है, तो उनके पास लोगों के एक छोटे से हिस्से को बाहर भेजने का भी एक तरीका है। इस बिंदु पर वे कैसे नहीं समझ सकते कि दुनिया में कोई शाश्वत बोझ नहीं है। यहाँ तक सबसे शक्तिशाली विरासत भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि यह एक दिन समाप्त नहीं होगी। बेकर्स को पहले से तैयारी करनी चाहिए। नहीं, मैं रहूंगा, ये जूनशान ने दृढ़ता से कहा। यदि आप रहते हैं तो हमारे बैंगनी परिवार को वास्तव में कोई उम्मीद नहीं होगी। आप इतने सालों से हमारे परिवार में सबसे प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली प्रतिभा है। केवल आप ही भविष्य में हमारे पर्पल परिवार को पुनर्जीवित करने की उम्मीद कर सकते हैं। यह स्वर्गीय गठबंधन खतरनाक है, लेकिन यह स्थायी तरीका नहीं है। आखिरकार बाहर के कई राजशाही संप्रदाय वास्तव में उन्हें हमेशा के लिए उग्र नहीं होने दे सकते। 1 लाख तक हम पलटवार करेंगे। उस समय हमारे बैंगनी परिवार के पास बदलने के लिए 1 दिन हो सकता है, इसलिए आपको बैंगनी परिवार के साथ अच्छी तरह से जाना और रहना चाहिए। जीनिंग युवान ने कहा, मुझे रहने दो। हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई नींव, अगर हम आज गिरने के लिए अभिशप्त हैं और शहीदों की जरूरत है, तो मुझे आने दो। मेरी साधना शीर्ष पर पहुंच गई है और उच्च स्तर की कोई संभावना नहीं है, लेकिन जुनशान, आप अलग हैं, आपके पास अभी भी असीमित संभावनाएं हैं। भविष्य में राजा बनना अभी भी अज्ञात है। बैंगनी परिवार की आशा आप पर है। तू जूनशान और क्या कहना चाहता था? जिनिंग युवान ने अपना हाथ हिलाया और उसे आगे नहीं जाने दिया। उसका शरीर उछल गया। जब वह फिर से दिखाई दिया तो वह पहले से ही अग्रिम पंक्ति में दिखाई दिया। काली दादी, रुक जाओ। इस समय काली सास पागलों की तरह थी। पागल खाने में ऋषि लोक के शिखर का एक विशेषज्ञ पागल हो गया। वह इतनी शक्तिशाली थी कि वह डर गई। हालांकि इस समय बैंगनी परिवार के एक अन्य शीर्ष विशेषज्ञ लू वेन को अन्य स्थानों पर दबा दिया गया था और वह मदद के लिए नहीं आ सका। इस बार यंदू गठबंधन ने वापसी की। ऋषि साम्राज्य के शिखर के अजय गुरु कालीसास की तुलना में अधिक विशेषज्ञों को लाया। उसी समय 7 या 8 विशेषज्ञ एक साथ आए। कई जिनिंग युवान ने उनके बारे में सुना है, जो अन्य दिनों में अजेय व्यक्ति हैं, और कुछ ने कभी उनके नाम भी नहीं सुने हैं। जो अधिक भयानक है वह कालीसास और अन्य नहीं है। यदि यह केवल कालीसास और अन्य लोग होते तो बैंगनी परिवार को पीटा और पराजित नहीं किया जाता। यंदू में भी शक्ति का संतुलन बनाए रखना असंभव है। सबसे भयानक बात यह है कि छाया में रहने वाले लोगों में से एक, जब वह एक चाल चलता है, बैंगनी परिवार की पूरी रक्षा पंक्ति का पतन होता है। शायद यह इसलिए है क्योंकि वह जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह व्यक्ति अक्सर कोई चाल नहीं चलता है, लेकिन जब वह गतिरोध में होता है तो कभी कभी गतिरोध को तोड़ देता है। अन्यथा इस समय बैंगनी परिवार को डर है कि उस पर कब्जा कर लिया गया है, लेकिन फिर भी बैंगनी परिवार लंबे समय तक उससे चिपक नहीं सकता है। महत्वपूर्ण लोगों को स्थानांतरित करने के लिए बस उस पर टिके रहना और समय के लिए लड़ना जारी रखना है। जीनिंग युवान, आप अंत में प्रकट हुए। आप उस घातक विद्वान से आखिरी बार बाहर क्यों नहीं आए?
काली सास गंभीर रूप से मुस्कुराए और जिनिंग युवान को ऐसे देखा जैसे वह किसी शिकार को देख रही हो। उसे अभी भी स्पष्ट रूप से वह दृश्य याद है जब पिछली बार ये जिवेन ने उसका पीछा किया और उसे मार डाला था। जब वह इस समय वापस आई तो सबसे पहले उस घातक विद्वान को ढूंढना था जो उसकी नफरत को दूर करने के लिए टूटे हुए शरीर पर कदम रखेगा। आप कहने की हिम्मत करते हैं कि आप नहीं जानते थे कि पिछली बार कौन भागा था, जिनिंग युवान ने ठंडेपन से कहा। स्वाभाविक रूप से वह यह नहीं कहेंगे कि जानलेवा विद्वान वास्तव में उनका पोता था। ये जिवेन का पक्ष जिजिया परिवार के पुनरुद्धार की ताकत भी था जिसकी उन्हें भविष्य में बहुत उम्मीदें थीं। तुम मरना चाहते हो? काली सास एक पल में आग बबूला हो गई। उसे जिंग युवान ने चाकू मार दिया और सीधे जिंग युवान पर चढ़ गया। अचानक यांडू लीग की सेना ने अचानक हंगामा शुरू कर दिया। करने के लिए जारी गड़गड़ाहट और बिजली की रोशनी सीधे यंदू गठबंधन की पूरी सेना को भेदती है, जिससे एक भयानक ऊर्जा उन्माद पैदा होता है। वे जहां भी गए एकता का कोई दुश्मन नहीं था। यंदू गठबंधन के वो लोग हवा में उड़ गए। हाँ, एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया था और हर कोई दंग रह गया था। उनके सामने दृश्य को देखकर वे पूरी तरह से अवाक रह गए। क्या यह गड़गड़ाहट की रोशनी है? जिनिंग युवान ने अपनी आंखें चौड़ी की। उसकी आंखों में खुशी और चिंता थी। सौभाग्य से इस समय एक और मजबूत सहायता थी। वह चिंतित था कि अगर अधिक मजबूत सहायता भी होती तो इससे उसे कोई मदद नहीं मिलती। इस तरह बेटा केवल अपने पोते को ही शामिल करेगा जो वह नहीं देखना चाहता था। क्या यह एक घातक विद्वान है? काली सास के चेहरे पर खुशी का भाव झलक रहा था। आखिरकार मैं बदला ले सकता हूँ। मैं मरना चाहता हूँ। काली सास की आवाज नहीं गिरी। अचानक उसकी आंखें खुल गईं, उसके मुंह के कोने खून से भर गए और उसका बदसूरत बूढ़ा चेहरा कुछ अविश्वसनीय रूप से दिखा। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके सीने में एक बड़ा छेद हो गया। उसके सीने में एक गड़गड़ाहट का ब्लेड दिखाई दिया और उसे छेद दिया। असंभव, मैं इसे कैसे महसूस नहीं कर सकता था। काली सास को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उसने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। उसने तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जब तक कि वह बुरी तरह से घायल नहीं हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आखिरी बार बचेंगे। तुम इस बार आने की हिम्मत करो। धमाका। केवल एक स्पष्ट आवाज सुनकर काली सास का पूरा शरीर अचानक फट गया और अनंत वज्र बल फट गया। काली सास एक पल में वाष्पित हो गई। यह दृश्य अत्यंत भयानक है क्योंकि यह फूटा नहीं है। देवताओं के लिए, विशेष रूप से इस बिंदु पर, जब तक एक कोशिका है तब तक इसका पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन अगर यह दुनिया द्वारा वाष्पित हो जाता है तो यह एक और अवधारणा है। यह शक्तिशाली और भयानक है। क्या यह आदमी सच में इंसान है? इस समय उन्होंने पाया कि मुझे नहीं पता कि कब एक हल्के नीले रंग के बागे में एक युवक उस स्थिति में दिखाई दिया जहां अभी सास काली खड़ी थी। सब कुछ इतना तेज था कि सभी के पास प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था और सब कुछ खत्म हो गया। ऋषि क्षेत्र के शिखर पर एक शक्तिशाली गुरु को एक पल में हल कर दिया गया और सभी देवताओं और आत्माओं को नष्ट कर दिया गया। इसने सभी को डरा दिया। यह एक जीवन धमकी देने वाला विद्वान है। महान, बड़ा वापस आ गया है। बहुत से लोग जयकार किए बिना नहीं रह सके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके परिवार का अतुलनीय शक्तिशाली बुजुर्ग वापस लौटेगा और इतने मजबूत तरीके से सबके सामने आएगा। यह इतना मजबूत है कि एक चाल एक ऋषि के दायरे को नष्ट कर देगी। इतनी भयानक ताकत यंदू गठबंधन के लिए दो स्वप्न है, लेकिन इसके विपरीत यह बैंगनी परिवार के लिए बहुत अच्छी बात है। इससे बेहतर कुछ नहीं है। उन्हें थोड़ा सा आत्मविश्वास छोड़ दे जो अचानक प्रज्वलित हो जाए। वे न, तुम वापस क्यों आए? ये जुनशान की आकृति भी हवा में दिखाई दी और उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। ये जिवेन ने अपने दिल में गर्माहट महसूस की और कहा, मुझे अभी खबर मिली है। मुझे डर है कि यंदुतियन में कुछ हुआ है। मैं यहाँ आया था अप्रत्याशित रूप से। वास्तव में कुछ हुआ था। तियानमेन के लोग वास्तव में अहंकारी हैं। इसे भूल जाओ। चलो, नहीं कहते यह पहले। अब यह कहने का समय नहीं है। मैं इन लोगों को विदा करूंगा और पहले तुमसे बात करूंगा। जब तू जिवेन समाप्त हो गया तो उसने मुड़कर यंदू एलायंस के सैनिकों को देखा जिन्होंने हमला किया था और शून्य में मारे गए थे। हालांकि इस समय निस्संदेह वे बहुत अधिक सतर्क थे। उन्हें उस अद्भुत शक्ति से भयभीत होना पड़ा जो तू शिवेन ने अभी अभी दिखाई थी। अपने आप से आप प्रवृत्ति को उल्टना चाहते हैं। यह वास्तव में एक गाड़ी की सवारी करने वाला एक मंजिस हाथ है। आप अपनी ताकत को माप नहीं सकते। अचानक अंधेरा छाया अंत में दिखाई दिया। मूल रूप से इस सामग्री में दर्ज घातक विद्वान को देखते हुए मैंने उन्हें पिछली लड़ाई में नहीं देखा था। मुझे लगा कि उसने बैंगनी परिवार छोड़ दिया है। अप्रत्याशित रूप से मैंने उसे इस क्षण फिर से देखा। यह इस घातक विद्वान के डर के कारण था कि बैंगनी परिवार के खिलाफ मूल कार्रवाइयों को फिलहाल के लिए अलग रखा गया था। अब मुझे उस घातक विद्वान की परवाह नहीं है। आखिर मैं इतनी बड़ी सेना लेकर आया था, लेकिन वह फिर भी प्रकट हो गया। और यह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजबूत है।
यह कहा जाना चाहिए कि यह उस धारणा से कहीं अधिक मजबूत है जो काली सास ने उसे पहले बताया था। आप यंदू गठबंधन के नेता हैं। पिछली बार मैं आपके संकट को हल करना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे पहले ही ढूंढ लेंगे और इससे बचेंगे। अन्यथा यह आज की बात नहीं करेगा। तू जिवेन ने ठंडेपन से कहा। हम घातक विद्वान, बहुत गर्व मत करो। क्या आपको लगता है कि हमारा यंदू गठबंधन केवल यंदू दिनों तक ही सीमित है? नहीं, पूरे 33 दिनों में हमारे लोग हैं। आप उन्हें बिल्कुल नहीं मार सकते। सांवली आकृति ने अपनी आवाज में थोड़ा गर्व के साथ कहा। त्यानजू की एकमात्र बची हुई बुराई, इतनी घमंडी होने की हिम्मत। ये जिवेन ने कहा, क्या आपको सच में लगता है कि यह अभी भी आपकी दुनिया है? आप जीवित लोगों के सामने आने की हिम्मत करते हैं। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में अधीर हैं। तुम क्या जानते हो? तुम बागियों को कुछ भी समझ नहीं आता। जब हम इसे पा लेंगे तो तुम सब विलुप्त हो जाओगे। वह सांवली आकृति हंसी और उसकी आवाज में पागलपन का आभास था। ब्रश। अभी अभी अंधेरे साए की आवाज गिरी थी। यह वास्तव में एक शिवेन के सामने आया था, सीधे अंतरिक्ष में कूद गया और आकाश की रोशनी से कट गया। अनगिनत कानून इस समय उसके हाथों में घनीभूत हो गए, जिससे एक भयानक तूफान खड़ा हो गया। काले कोहरे से भरे काले कानूनों की तेज गंध और अचानक एक काली रोशनी में फट गई, जो एक शिवेन के सिर पर गरजती थी। बूम! काली रोशनी ये शिवेन के सामने 3 फीट रुक गई और वज्रपात की दीवार से अवरुद्ध हो गई। बस इतना ही। तुम मेरे सामने अपने कौशल दिखाने की हिम्मत करो। ये जिवेन के मुंह से तिरस्कार की झलक दिखाई दी। ऐसा लगता है कि तथाकथित त्यानजू के पास केवल इतनी ही डिग्री है। फिर मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो और मैं तुम्हारे सारे राज मिटा दूंगा। मुझे कम मत समझो, लेकिन यह सिर्फ एक प्रलोभन है। यंदू गठबंधन के नेता फूट पड़े। अंधेरे का नृत्य। एक बड़ी गर्जना के साथ कई काले कानून दुनिया को घेरते और ढकते हैं, ताकि हर कोई यह न देख सके कि क्या हुआ। उन कानूनों में एक मजबूत संक्षारक बल भी होता है, जिससे कई लोग अनैच्छिक रूप से विरोध करते हैं। नहीं तो कुछ ही समय में ये पूरी तरह से पिघल जाएंगे। इस काले आकाश में अनगिनत काले ड्रैगन उड़ रहे हैं, मानो आकाश में नाच रहे हो, लेकिन वे एक भयानक हमले के साथ ये जिवेन की ओर गिरते हैं, जैसे पूरे आकाश में एक तीर की बारिश होती है। इस अंधेरे में अंधेरे का नियम सब कुछ धुंधला कर देता है। आप सुन या देख नहीं सकते। आपके पास हमेशा के लिए अंधेरे में गिरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। धिक्कार है, सावधान। ये जुनशान ने तुरंत जोर से कहा कि उसे कुछ नजर आ रहा है। हालांकि यह अभी भी अंधेरे में था, वह कुछ परिवर्तनों का पता लगा सकता था। कानून की खेती के कई उस्तादों में से कुछ ऐसे हैं जो अंधेरे कानून में महारत हासिल करते हैं। इसलिए नहीं कि डार्क लॉ मजबूत नहीं है, इसके विपरीत डार्क लॉ बहुत मजबूत है, लेकिन शुरुआत में इसकी खेती करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डार्क लॉ का ग्रेड बहुत अधिक है, इसलिए यह बहुत अधिक कठिन है अन्य कानूनों की तुलना में खेती। अंतरिक्ष कानून की तरह वास्तविक उपदेश स्तर के बिना अंतरिक्ष कानून के सार को छूना असंभव है, जब तक कि कुछ प्रतिभाओं के लिए अद्वितीय प्रतिभा या विशेष रक्त संविधान का अभ्यास करना संभव न हो। बूम! अंधेरे से टकराने की आवाजों का सिलसिला आया। केवल यंदू गठबंधन के नेता की क्रूर दहाड़ सुनाई दी। अंदर क्या चल रहा था किसी को पता नहीं था। अचानक एक चमकदार बिजली की रोशनी ने अंधेरे आकाश को फाड़ दिया और सीधे हवा के माध्यम से टूट गया। यह तस्वीर बहुत ही चौंकाने वाली है, जैसे ब्रह्मांड में पहली गड़गड़ाहट की शक्ति सब कुछ तोड़ रही है। कैसे संभव है? यंदू गठबंधन का नेता हैरान था। तेरी वज्र मेरे अंधेरे साम्राज्य को कैसे तोड़ सकती है? लेकिन केवल इस हद तक। मैंने तुमसे ज्यादा भयानक डार्क पावर देखी है। केवल इसी हद तक मैं दूसरों को सिखाने की हिम्मत करता हूँ। ये जिवेन का आंकड़ा स्पष्ट हो गया। उसने कानून को उलट दिया। अंधेरे में भी वह अपने कार्यों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। जैसे ही तू जिवेन ने इशारा किया, गड़गड़ाहट की अनंत शक्ति जल्दी से घनीभूत हो गई और हिंसक गड़गड़ाहट की ऊर्जा में उतार चढ़ाव आया। फिर एक बिजली के ड्रैगन में बदल गया और बमबारी की। निशाने पर यंदू गठबंधन के नेता थे। टकराना। यंदू लीग की मुख्य जड़ कमजोर थी और मौके पर ही हिट हो गई थी। मुंह भर खून बह निकला और पूरा शरीर उल्टा उड़ गया। यह कैसे हो सकता है? जब तक यह एक विशेषज्ञ न हो जिसने राजा के क्षेत्र को सील कर दिया हो, तब तक मेरा विरोधी नहीं होगा। यंदू लीग के नेता अभी भी अविश्वसनीय हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी ताकत पहले से ही शीर्ष पर है? यंदू गठबंधन के नेता के चारों ओर ये जिवेन की आवाज अचानक प्रकट हुई। टकराना। उसे फिर से एक बड़ी ताकत से उड़ा दिया गया। यंदू लीग के सैनिक यह दृश्य देखकर दंग रह गए। उनमें से बहुत से लोग जानते थे कि यंदू लीग के नेता की ताकत उन राक्षसों के बराबर थी जो कई वर्षों से प्रसिद्ध थे, लेकिन अब ये जिवेन उनके कुत्ते की तरह बमबारी कर रहे थे, जो अकल्पनीय था। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वे सपना देख रहे हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। वह मजबूत हो रहा है।
ये जुनशान ने बड़ी भावना के साथ कहा कि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि यद्यपि येज़िवेन 100 साल से अधिक पहले से ही मजबूत था, वह शायद ताकत के मामले में यंदू गठबंधन के नेता से कमजोर था, लेकिन अब वह उससे पूरी तरह श्रेष्ठ है। उसे बाहर क्या मिला, करने के लिए जारी, यह शक्ति का पूर्ण परिवर्तन है। हालांकि इसने अभी तक राजा के क्षेत्र को सील करने के पौराणिक स्तर तक पूर्ण परिवर्तन को पूरा नहीं किया है। यह काफी आश्चर्यजनक है। ऊपर बिंदु उपन्यास एक्स टेक्स्ट। हालांकि तू जुनशान जो इस दायरे में आ रहा है समझता है कि इस सीमा के भीतर आगे बढ़ना अधिक कठिन है, न कि अतिक्रमण के दायरे को तोड़ना, खासकर अगर उसने प्रवेश के दायरे में प्रवेश नहीं किया है। कठिनाई का उल्लेख नहीं करना है, जो अकल्पनीय है। यंदू गठबंधन के नेता भारी रूप से जमीन पर गिर गए और सीधे 10,000 मील लंबी एक बड़ी दरार फेंक दी। दरार के ऊपर येज़िवेन की आकृति उभरी और कदम से कदम मिलाकर यंदू गठबंधन के नेता की ओर बढ़ी। कहो जो तुम जानते हो, त्यानज़ू क्या करना चाहता है। येज़िवेन बहुत ठंडी लग रही थी। आहा, यंदू गठबंधन के नेता ने एक के बाद एक भयानक गर्जना की, ज्यादा घमंडी मत बनो। जैसे ही उसने बात की, उसके शरीर में अनगिनत काले कानून उभरे, काली शक्ति के भयानक ज्वार में बदल गए और सीधे येज़िवेन की ओर दौड़ पड़े। ये अंधेरी ताकतें आकाश को ढंक लेती हैं और हजारों हथियारों में बदल जाती हैं। प्रत्येक के पास अत्यधिक भयानक घातकता है और साधारण उपदेशों को मार सकता है। यहाँ तक कि ऋषि जगत के शीर्षस्थ विशेषज्ञ भी इससे बचते हैं। लेकिन येज़िवेन बिल्कुल भी नहीं हिले। उसने बस अपना हाथ लहराया, मारे गए काले हथियारों को थपथपाया और सीधे मौके पर टूट गया। यहाँ तक कानून भी इतनी भयानक ताकत की बमबारी का सामना नहीं कर सका और ध्वस्त हो गया। दृश्य अत्यंत अद्भुत था। यह किसी काम का नहीं। इतने छोटे कौशल से मुझे चोट पहुंचाना असंभव है, येज़िवेन ने ठंडेपन से कहा। अच्छा जागो, मेरे शरीर में सो रही काली बंदूक। यंदू गठबंधन के नेता ने अपने दिल और फेफड़ों को फाड़ने की पीड़ा का अनुभव किया। उसका पूरा शरीर फटा हुआ था और उसका मांस बीच से 2 भागों में फटा हुआ था, जैसे पूर्ण खिले हुए फूल। अनंत प्रकाश में फूटो। इन रोशनी के बीच एक लंबी बंदूक धीरे धीरे ऊपर उठती है, अनंत अंधेरे शक्ति का उत्सर्जन करती है। लेकिन यह एक टूटी हुई अंधेरी लंबी बंदूक थी, जैसे कि उसने एक भयानक युद्ध का अनुभव किया हो। अब तक लंबी बंदूक पर अमर रक्त अभी भी बहता है और मुझे नहीं पता कि यह किस तरह का भयानक गुरु था। सावधान रहें, यह सबसे अच्छा आर्टिफैक्ट है। ये जुनशान ने जल्दी से जोर से चेतावनी दी। येज़िवेन को नहीं पता था। वह और भी साफ साफ देखने लगा। अगर उसने सही अनुमान लगाया तो यह काला भाला, यह यंदू गठबंधन के नेता का नाम होना चाहिए और यंदू गठबंधन के नेता इस काले भाले की भावना होना चाहिए। यह कहा जा सकता है कि यह आकाश के विरुद्ध है कि वर्तमान स्तर तक केवल एक छोटे से यंत्र भाव की ही साधना की जा सकती है। वाह, चलो भी। यह काला भाला लगभग तुरंत ही आकाश को चीर कर सीधे येज़िवेन के सिर पर जा गिरा। यह सीधे उड़ने के बजाय आसमान को चीर कर आया है। कब टक्कर की एक गगनभेदी विशाल ध्वनि थी। 2 विशाल कलाकृतियों की टक्कर की आवाज ने एक भयानक सदमे की लहर बनाई और फैल गई। कुछ यांडू एलायंस सैनिकों के पास लगभग प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था और कंपन ध्वनि द्वारा सीधे सत्यानाश कर दिया गया था। नाद में विनाश का नियम है। अनगिनत काले कानूनों के नष्ट होने पर बनी भयानक शक्ति फैल गई। जिस समय डाक गन येज़िवेन के आर पार चलने ही वाली थी, एक रूलेट उसके सामने प्रकट हुआ और धीरे धीरे मुड़ा। डाक गन पर डाक लॉ टूट गया। वे सभी हलकों में इसके द्वारा अवशोषित हो गए थे और येज़िवेन को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकती थी। यह असंभव है। वह है 10,000 धर्म रूलेट। यंदू गठबंधन के नेता को इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जादू के हथियार 10,000 धर्मों के चक्र को पहचान लिया। यह वह कार्य भी है जिसे त्यानमेंग लंबे समय से करता आ रहा है। यह त्यानज़ू के महान अजेय गुरु राजा वानफा के जीवन जादुई हथियार को पुनः प्राप्त करना है। वानफा रूलेट। उन्हें मिली खबर के अनुसार यह स्पष्ट था कि 10,000 धर्मचक्र येज़िवेन के हाथों में आ गया था। वर्तमान में यह एक जीवन धमकी देने वाला विद्वान नहीं था, लेकिन येज़िवेन था। उसकी आंखें अचानक फैल गईं, जैसे उसे कोई अद्भुत रहस्य मिल गया हो। आप येज़िवेन हैं, यंदू एलायंस के नेता ने आश्चर्य से कहा। केवल 10,000 धर्मचक्र ने मुझे पहचाना। ऐसा लगता है कि स्वर्गीय गठबंधन ने गणना की है कि मुझे लंबे समय तक रहना चाहिए था। येज़िवेन की आंखों में एक भयानक चमक उठी। एक पल में उन्होंने अनगिनत संभावनाओं की गणना की और सबसे अधिक संभव परिणाम प्राप्त किया। जब वे 10,000 धर्मचक्र पर कब्जा कर लेंगे तो त्यानज़ू निश्चित रूप से हार नहीं मानेगा। तुम्हें पता है, सबसे अच्छी कलाकृति बहुत दुर्लभ है और कई राजा सीलिंग संप्रदाय नहीं है। अकेले 10,000 धर्मचक्र हैं, जो सबसे अच्छी कलाकृतियों में से सबसे अच्छा है, लेकिन साधारण सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों से भी ऊंचा है। ऐसा लगता है कि यदि वह इस अवधि के दौरान सम्राट चयन मार्ग पर नहीं है, तो उसे त्यानमेंग द्वारा पीछा किया जाने वाला पहला लक्ष्य होना चाहिए।
ऐसा लगता है कि पहले शुरू करना नितांत आवश्यक है। उसने हाथ उठाया। जब हर कोई चौंक गया तो उसने डाक गन को पकड़ लिया और डाक गन पर तेज चीख पुकार मच गई। अनगिनत काली शक्तियों ने येज़िवेन के हाथों को भर दिया, लेकिन वज्र की शक्ति से वे पूरी तरह से नष्ट हो गए। अप्रत्याशित रूप से वह उसका कुछ नहीं कर सका। हालांकि अधिकांश अंधेरे बंदूकों को 10,000 धर्मचक्र द्वारा पूरी तरह से दबा दिया जाता है, अन्यथा उन्हें टूटे हुए शीर्ष श्रेणी की कलाकृतियों के साथ नंगे हाथों से पकड़ना मुश्किल होता है। बेशक इसका येज़िवेन की भयानक देह से कुछ लेना देना है। असंभव। हिंदू गठबंधन के नेता हैरान रह गए। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर उसका शरीर ले लिया गया तो एक यंत्र आत्मा के लिए पीना भयानक होगा। उसने जल्दी से काम करना शुरू किया और डाक गन को वापस लाने की कोशिश की। डाक गन उसका सार है और उसके हमले का सबसे बड़ा साधन है। एक बार जब वह एक चाल चलता है तो सभी शत्रु मर जाते हैं, लेकिन एक बार जब वह विफल हो जाता है तो उसे सबसे भयानक परिणाम भुगतने होंगे। येज़िवेन ने उसे त्यानयुवान दर्पण में सीधे अंधेरे बंदूक को एकीकृत करने का ऐसा मौका कहाँ दिया होगा, और फिर मौके पर ही त्यानयुवान दर्पण द्वारा दबा दिया जाएगा। त्यानयुवानजिन गदाई हत्या के हथियार जैसे नाग की तलवार को भी दबा सकता है, टूटी हुई अंधेरी बंदूक का जिक्र नहीं। अपने उत्कर्ष में भी यह देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तुमने अभी तक किस साधन का उपयोग नहीं किया है? बस कहो, तियानवेन क्या तैयारी कर रही है? येज़िवेन ने ठंडेपन से कहा। मार डालो और नेता को बचाओ। इस समय यांडू लीग की सेना, जो पास में थी और आगे आने की हिम्मत नहीं कर रही थी, ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक के बाद एक येज़िवेन को मार डाला। विशाल सेना के बीच ऋषि लोक के शीर्ष पर कई विशेषज्ञ हैं। यदि हिंदू गठबंधन का नेता ऐसी सेना से मिल भी जाए तो भी वह कुछ नहीं कर सकता। मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। जब तक यह शाही साम्राज्य का वास्तविक अस्तित्व नहीं है, तब तक विरोध करना संभव है। हा, तुम मुझे मारना चाहते हो, यह असंभव है। डार्क लॉर्ड हंसा, लेकिन उसके पास कुछ भी कहने का समय नहीं था। लेकिन उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे कि वह उसकी गर्दन में फंस गया हो, क्योंकि उसने एक बहुत ही भयावह दृश्य देखा था। लेकिन येज़िवेन ने अचानक इस समय गोली मार दी। उसके हाथ में एक अतिरिक्त झंडा था। अचानक हजारों राक्षसों ने भाग लिया और सीधे हिंदू गठबंधन की सेना को मार डाला। ये दैत्य सेनाएं टिड्डियों के समान हैं। वे जहां भी जाते हैं उन हिंदू गठबंधन सेनाओं को निगल लिया जाता है और वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते। उन हिंदू गठबंधन सेनाओं के बीच ऋषि क्षेत्र के शीर्ष पर कई विशेषज्ञ थे जो विरोध करना चाहते थे, लेकिन राक्षस सेनाओं के बीच ऋषि साम्राज्य के शीर्ष पर राक्षस राजाओं द्वारा उन्हें देखा गया था और वे थोड़ी देर बाद निकल गए थे। मार्च के आधे से भी कम हिंदू गठबंधन के शेष सैनिक पूरी तरह से मूर्ख और पागल हैं। वे नहीं जानते कि यह सेना अचानक कहां से निकल आई। हजारों उग्र लोग मृत्यु से नहीं डरते, लेकिन भयानक और असामान्य साधन रखते हैं। उन्होंने कई साधन बिल्कुल नहीं देखे हैं। पीठ में कई पुरानी प्राचीन वस्तुएं थीं। वे इसे समझ गए, लेकिन वे मौत से डर गए, क्योंकि उन्होंने राक्षस भगवान को स्पष्ट रूप से देखा था, जिसे लंबे समय तक मरना चाहिए था। यह सब प्राचीन काल में था। जब दैत्य कुल का प्राचीन स्वर्ग लोक में आया, तब उन दैत्य देवताओं ने संसार में युद्ध करके बड़ी ख्याति अर्जित की। वे सभी उस युग से रहते थे और बहुत कुछ देखते थे, लेकिन उन दैत्य देवताओं को मर जाना चाहिए था। इन दानव परिवारों का क्या मामला है? उनके कई जाने पहचाने चेहरे, जो कभी स्वर्ग की दुनिया में प्रसिद्ध दानव देवता थे, फिर से जीवित हो गए। उन्हें लगा कि वे अचानक कुछ सोच रहे हैं। दानव झंडा, यह एक राक्षस झंडा है। केवल दानव झंडों को बुलाने से उन भयंकर दानव देवताओं को प्राचीन काल से वापस बुलाना संभव है, क्योंकि यह एक अमर युवान आत्मा है। उन्होंने राक्षस ध्वजों को बुलाने की कथा भी सुनी है, लेकिन इस समय जागने में बहुत देर हो चुकी थी। सघन दानव परिवार सेना टिड्डियों की तरह आकाश को खा गई, बहुत साफ और थोड़ा सा भी खून नहीं छोड़ा। हालांकि पूरी प्रक्रिया लंबी थी, यह केवल 1 घंटे का 1/4 था। केवल 1.25 घंटे में येज़िवेन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसने सितारों के समुद्र की तरह अपनी शक्तिशाली जादुई शक्ति को भी खाली कर दिया। उसे नहीं पता था कि कितने लोग मौत से डर जाएंगे। यह उनकी वर्तमान स्थिति नहीं थी जो स्वतंत्र रूप से काम कर सके। हालांकि इस बार फसल भी बहुत बड़ी है। हिंदू गठबंधन के सभी सैनिकों को निगलने के बाद कई राक्षस अपने राक्षस ध्वज में परिवर्तित हो गए हैं। विशेष रूप से ऋषि साम्राज्य के चरम पर एक राक्षस राजा वास्तव में रूपांतरित हो रहा है और वास्तव में राज्य के एक राक्षस राजा में परिवर्तित हो सकता है। यह दानव ध्वज में प्राचीन विशाल दानव और द्विफैंग की अवशिष्ट आत्मा है। यदि यह इसी तरह चलता रहा तो एक दिन यह प्राचीन दानव राजा के सर्वोच्च आचरण को पुनः उत्पन्न करने में सक्षम हो सकता है। प्राचीन तियाटिंग वर्षों में भी जब कई दानव राजा थे, बीफैंग को शीर्ष 10 दानव राजाओं में से एक माना जा सकता है। अब मरो, हिंदू गठबंधन के नेता की दहाड़ती आवाज आई। करने के लिए जारी। हिंदू गठबंधन के नेता की काली शक्ति जलने लगी। वह बिल्कुल नहीं रुका और जीवन के स्रोत को पूरी तरह से जला दिया।
एक लौ में उनकी अभिव्यक्ति बेहद उग्र थी। तुमने मुझे मजबूर किया, उस मामले में मेरे साथ भाड़ में जाओ। यदि तुम मरना चाहते हो तो एक साथ मरो, हा हा। यंदू गठबंधन के नेता बेतहाशा हंसे, वैसे भी मैं वापस कूद कर भी नहीं रह सकता, इसलिए मैं एक साथ मर जाऊंगा। वह जानता था कि यांडू लीग की सेना दुनिया भर से संभ्रांत लोगों द्वारा खींची गई थी। अब वे सभी एक शिवेन के हाथों मर गए। तियानमेन का शीर्ष स्तर पूरी तरह से नाराज होगा। वह स्वयं तियानजू का सदस्य नहीं था और उसे क्षमा नहीं किया जा सकता था। उस मामले में चलो इस आदमी को एक साथ दफनाते हैं। यदि यह उसके लिए नहीं होता तो उसे पूरे व्यू पर विजय प्राप्त करनी चाहिए थी और दृश्यों का आनंद लेना चाहिए था। यंदू गठबंधन के नेता की सांसें अधिक से अधिक उन्मत्त हो जाती हैं, मजबूत और मजबूत होने लगती हैं और बेहद भयानक लगती हैं। लेकिन उसकी आवाज अभी गिर गई, लेकिन अब उसकी भौहों में कब एक बड़ा छेद हो गया उसे पता ही नहीं चला। उसका मूल मजबूत शरीर एक पल में शक्तिहीन होने लगा और अनगिनत जीवन शक्तियां पागलों की तरह हारने लगी। कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? यंदू गठबंधन के नेता आज भी पूरी तरह अविश्वसनीय नजर आते हैं। यह चाल इतनी तेज होती है कि वह जरा भी प्रतिक्रिया नहीं करता। उसे लगता है कि उसके शरीर की शक्ति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। एक चीख के साथ यंदू गठबंधन के नेता का शरीर अचानक फट गया, क्षण भर में फट गया, शून्य में बदल गया और आकाश में समा गया। सब खत्म हो गया। यह अंत है। अब तक बैंगनी परिवार के लोग अभी भी ऐसी स्थिति को स्वीकार करने में असमर्थ प्रतीत होते हैं, क्योंकि यह बहुत तेज और बहुत आसान था। उन्होंने पूरे बैंगनी परिवार को एक हताश दुश्मन के रूप में मजबूर कर दिया, जिसे ये शिवेन ने आसानी से सुलझा लिया। यह बहुत नकली है, यह इतना आसान है, लेकिन वैसे भी आखिरकार वे बच गए। जल्द ही बैंगनी परिवार खुशी में डूब गया। जाहिर है उन्हें लगा कि कोई उम्मीद नहीं है। वे भविष्य के लिए तैयार थे। अधिकांश लोग युद्ध में मरने के लिए तैयार थे। टालने की भी सख्त जरूरत है। फैमिली ट्रांसफर के लिए पर्याप्त समय निकालना जरूरी है। और यह अभी भी ऐसा आश्चर्य है, सभी दुश्मन ये शिवेन ने उन सभी को अपने आप हल कर लिया। उन्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि यह कैसे करना है। वेना, क्या तुम ठीक हो? ये जुनशान की आकृति अचानक ये जिवेन के सामने आ गई। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि ये जिवेन का चेहरा पीला पड़ गया था। यह स्पष्ट रूप से अत्यधिक खपत थी। उन्हें अपने बेटे की विशिष्ट स्थिति के बारे में चिंता करनी थी। कोई बात नहीं पिताजी, मैंने अभी अभी बहुत अधिक खा लिया है, मैं अभी ठीक हूँ। ये जिवेन ने सिर हिलाया। उनके आकाशीय फीनिक्स पुनर्जनन का पुनर्प्राप्ति पर चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि वह शांत नहीं हो सका। हालांकि उसने यांडू लीग की सेना को समाप्त कर दिया, लेकिन यांडू लीग तियानमेन की एक शाखा मात्र थी। तियानमेन क्या करना चाहता है वह अभी भी नहीं जानता। उसे तियानमेन को खोजने और फिर उसे मिटाने का तरीका खोजना होगा। वे जो कुछ भी करना चाहते हैं उन सभी को मिटा देना हमेशा सही होता है। इस बार आपका धन्यवाद। यदि यह आपके लिए नहीं होता तो हमारा बैंगनी परिवार हटा दिया जाता। सी निंगयुवान की आकृति भी पास में दिखाई दी और भावना के साथ कहा, तुम्हें पता है उसे उम्मीद नहीं थी कि यंदू गठबंधन इतना भयानक पलटवार लाएगा और बैंगनी परिवार भी इसे रोक नहीं सका। इस समय उन्होंने गहराई से महसूस किया कि उनके बैंगनी परिवार के 33 दिनों में पारंपरिक शक्तिशाली और वास्तव में शक्तिशाली ताकतों के बीच का अंतर केवल वाहनों का भार था, जिसकी उचित गणना नहीं की जा सकती थी। लेकिन तुम वापस क्यों आए? जिनिंग ने ये जिवेन को दूर से देखा और पूछा। ये जिवेन ने जी निंगयुवान को मिली खबर को बताया। अब यह मुख्य रूप से स्वर्गीय गठबंधन के बारे में है। मुझे नहीं पता कि स्वर्गीय लोग क्या करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि यह अच्छी बात नहीं होगी। ये जिवेन ने सिर हिलाकर कहा। जिनिंगयुवान और ये जुनशान ने एक दूसरे की ओर देखा। अप्रत्याशित रूप से इसमें बहुत सारे कनेक्शन थे। विशेष रूप से तियानरेन लोगों द्वारा आयोजित तियानमेन हाल ही में हर जगह हमला कर रहा है, केवल इसलिए कि उनकी मूल नींव यंदू तियानजोंग में है। उन्हें यंदू गठबंधन द्वारा बंद कर दिया गया था, इसलिए उनके पास अन्य स्थानों की स्थिति पर ध्यान देने के लिए समय और ऊर्जा नहीं थी। जब ये जिवेन जागे तो उन्हें आखिरकार यह याद आ गया, क्या यह पौराणिक अवसर के लिए हो सकता है? तो जुनशान ने कहा, हर कोई अच्छी तरह जानता है कि 33 दिनों में सम्राट चुनाव सड़क किस लिए मौजूद है। यह सम्राट के चुनाव के लिए मौजूद है और सम्राट के चुनाव के लिए आवश्यक पौराणिक अवसर 33 दिनों में है। तियानमेन के मामले में भले ही इसकी ताकत हाल के वर्षों में ठीक हो गई हो, फिर भी यह कहा जा सकता है कि यह स्वर्ग और दुनिया के संयुक्त हमले के तहत बहुत शर्मिंदा है। इस समय इतना बड़ा शॉट सभी का ध्यान आकर्षित करने और कई विदेशी ताकतों को अंदर आने से रोकने में संकोच नहीं करता। सतह पर यह बहुत ही अयोग्य लगता है, लेकिन इसका उस मौके से क्या लेना देना है यह कहना मुश्किल है। यदि यह वास्तव में दाव प्राप्त करने के अवसर से संबंधित है तो कीमत चाहे जो भी हो, यह रणनीतिक स्तर से बहुत सार्थक है। जब मेरे पिता मुझे याद दिलाते हैं तो मैं इसे एक ही बार में खोलना चाहता हूँ।
ऐसा ही होना चाहिए। ये जिवेन को अचानक इसका एहसास हुआ और उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा था। यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ लोग निश्चित हो सकते हैं क्योंकि अवसर के अस्तित्व के बारे में कहा गया था, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक प्रकट नहीं हुआ। यहाँ तक कई अफवाहों में भी पौराणिक अवसर समाप्त हो गया है। ऐसा लगता है कि सम्राट के चुनाव के लिए भी यह समाप्त हो गया है। हालांकि लोग इसकी तलाश कर रहे हैं, बहुत से लोग पहले ही हार मान चुके हैं। उन्हें वास्तव में वह मौका मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए वे इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तियानजू इतना हंगामा क्यों करता है? ऐसा लगता है कि इसने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में डाल दिए हैं। ये जिवेन ने कहा, उस मामले में मुझे महान सम्राट चुनाव के दिन जाना होगा। यद्यपि सम्राट चयन मार्ग में 33 दिन होते हैं, वास्तविक अवसर सम्राट चयन दिवस में दफन होता है। पिछले अवसर भी सम्राट चयन दिवस में है। इसलिए एक बार जब ये राक्षस सम्राट चयन मार्ग के खुलने तक प्रतीक्षा करते हैं, तो वे आमतौर पर अवसरों की तलाश के लिए सीधे सम्राट चयन दिवस पर जाते हैं और अन्य स्थानों पर नहीं रहेंगे। वह जगह भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ये जिवेन ने कभी कदम नहीं रखा। उन्हें इस मौके में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सहज रूप से सम्राट के चुनाव के अवसर पर विश्वास नहीं करता था। वहां तक के लिए प्राचीन और आधुनिक काल में कोई अजेय हस्तियां नहीं है। यदि आप अजेय स्वीप करते हैं तो आपको रास्ता मिल सकता है। दूसरों की भीख पर निर्भर होकर तुम केवल एक गरीब आदमी हो सकते हो। आप एक अजेय सम्राट कैसे हो सकते हैं? लेकिन इस समय तियानजू की खातिर अगर वह नहीं गया तो उसे जाना पड़ा। वहाँ अनगिनत तियानजू विशेषज्ञ इकट्ठे हुए होंगे। अगर तुम अभी वहाँ भागोगे तो खतरा होगा। तू जूनशान चिंता किए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसने येशिवेन की ताकत देखी थी, फिर भी वह इस समय चिंतित था। उसके दिल में उसका सबसे बड़ा बेटा वास्तव में बहुत सी विपत्तियों को झेल रहा था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा असहनीय महसूस कर रहा था। पापा, चिंता मत करो। मेरे बल से राजा के सिवाने पर मुहर लगाने वाले विशेषज्ञ भी मुझे मार नहीं सकते। जहाँ तक की बात है तो चिंता की कोई बात नहीं है। सावधान रहना। यहाँ तक अगर वे एक प्राचीन सरनी की व्यवस्था करते हैं तो सरनी को नष्ट करने में कुछ भी भयानक नहीं है। ये सिवेन अपने शब्दों में असीम आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराए। उसकी वर्तमान ताकत के साथ उसके पास ऐसी योग्यताएं हैं। यद्यपि वह वास्तव में राजा के क्षेत्र की युद्ध प्रभावशीलता से नहीं टूटा है, वास्तव में वह बहुत बहुत करीब है। ऐसे मामले में हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। एक पिता के रूप में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन आप इसे सीधे हमारे बैंगनी परिवार के ट्रांसमिशन एरे से भेज सकते हैं। हमारे बैंगनी परिवार ने यहाँ से सीधे सम्राट के चुनाव के दिन एक प्रसारण सरणी स्थापित की है। ये जूनशान ने कहा, कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। मैं तुरंत बाहर जाता हूँ, मैं और देर नहीं कर सकती। ये शिवेन ने जल्दी से सिर हिलाया। ये जिवेन ये जूनशान के पीछे बैंगनी परिवार में वापस आ गई। इस समय बैंगनी परिवार पूरी तरह से बस गया है और दिन के अंत की तरह हर जगह कोई घबराहट नहीं है। ये शिवेन को देख रहे लोगों की आंखें विस्मय से भरी हुई थीं। हालांकि वे अग्रिम पंक्ति में नहीं थे, लेकिन उन सभी ने देखा कि इतनी बड़ी सेना का सफाया अकेले ये जिवेन ने किया था। वे इस तरह के अद्भुत युद्ध प्रभावशीलता से चकित हुए बिना नहीं रह सके। सौभाग्य से ऐसे मजबूत लोग अपनी ही तरफ होते हैं। पूर्व यांडू गठबंधन नेता की ताकत ने उन्हें लगभग निराश कर दिया था। यहाँ तक बैंगनी परिवार में सबसे मजबूत जिंगयुवान भी विरोधी नहीं है। यह लगभग अजेय और अजेय है। सौभाग्य से ये जिवेन के उभरने से हताश स्थिति पूरी तरह से उलट गई और उन्हें जीवित रहने दिया। यह संचरण सरणी बैंगनी परिवार के अंदर स्थापित की गई है। जिंगयुवान की शुरुआत के अनुसार इस तरह की एक सरणी लगभग हर प्राचीन बल द्वारा 33 दिनों में स्थापित की जाएगी, क्योंकि कई पौराणिक रहस्यमय अवसर के बारे में उत्साहित नहीं है। विशेष रूप से 33 दिनों में यह एक की तरह है पिंजरा, और कई तोड़ना नहीं चाहते हैं इस पिंजरे के माध्यम से। साधारण तरीके निश्चित रूप से बेकार हैं। लानत अवसर खोजने का एकमात्र तरीका है। हो सकता है कि सम्राट के चुनाव के मार्ग पर अभिशाप और बाधा को वास्तव में तोड़ने का एक तरीका हो। राजा के क्षेत्र को सील करने वाले बलवान ऐसा नहीं कर सकते, अन्यथा प्रमुख सेनाएं सामूहिक रूप से प्रवेश कर जाती, इसलिए यह उनकी अंतिम आशा है। अपना ख्याल रखा करो। ये जुनशान रोड। हाँ, ये जिवेन ने सिर हिलाया और सरनी में कदम रखा। मतदाताओं का आकाश असीम है। इसका बड़े बड़े शब्दों में वर्णन करना उचित नहीं है। यह विशाल और असीम होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सम्राट के चयन का दिन अन्य 33 दिनों के योग जितना विशाल हो सकता है, लेकिन अन्य 33 दिनों की तुलना में यह यहाँ बहुत सूना लगता है। उजाड़ कहने का मतलब यह नहीं है कि यहाँ कोई प्राणी नहीं है, लेकिन कोई भी बुद्धिमान प्राणी साल भर तैनात नहीं रहता है। इस स्थान पर केवल कुछ बहुत ही शक्तिशाली जंगली जानवर रहते हैं, जो प्राचीन कथाओं में बाढ़ की तरह है। इन देशी जंगली जानवरों के अलावा कई बाहरी लोग भी हैं। ये लोग पौराणिक अवसर खोजने के लिए यहाँ रहते हैं।
यानी जब बादशाह चुनाव का रास्ता खुलेगा तो ये प्रतिभाएं उस पर उमड़ पड़ेंगी। सप्ताह के दिनों में यहाँ तक सम्राट चुनावी सड़क के आदिवासी भी यहाँ नहीं आएंगे। उनके पास वास्तव में कोई संसाधन नहीं है और यहाँ तक उनकी आभा भी बहुत पतली है। इसके अलावा सम्राट के चुनाव का रास्ता खुलने से पहले हर अवसर सामने आता है और कोई अपवाद नहीं है, इसलिए उनका यहाँ सामान्य समय पर रुकना बेमानी है। अब यह पूरे सम्राट चुनाव के दिन का सबसे जीवंत समय है। हालांकि हर जगह तियानमेन विशेषज्ञ हैं, लेकिन यह कई विशेषज्ञ बनाता है जो दिलचस्पी नहीं लेते थे। ये ज़िवेन अकेली नहीं है जो इसके पीछे के कारण का अनुमान लगा सकती है। पूरे सम्राट चुनाव के दिन में, हालांकि यह जंगलीपन की तरह था, सभी प्रकार की खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं और धीमी गति से नहीं। विशेष रूप से जो तियानमेन के कहर के बाद यहाँ रहने की हिम्मत करते हैं, उन्हें एक पीढ़ी का मजबूत कहा जा सकता है और उनमें से कोई भी कमजोर नहीं है। चुनाव के दिन तू ज़िवेन के प्रवेश करने के बाद वह कुछ भी करने की जल्दी में नहीं थे। वह चुपचाप प्रतीक्षा करता रहा। अगर तियानमेन कुछ भी करना चाहता है तो वह निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। उसे बस तियानमेन के मार्गदर्शन का पालन करना था। जैसे जैसे वह अधिक समय तक रुकता गया, उसे अधिक से अधिक समाचार मिलते गए। अब तक तियानमेन अभी विशेष सुपर एंटीक और राक्षसों को लक्षित कर रहा है। ऐसा लगता है कि यह उन्हें सम्राट चुनाव के दिन से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन रुकने की हिम्मत रखने वाले ये लोग अजेय विशेषज्ञ कहे जा सकते हैं। उन्हें आसानी से कैसे डराया जा सकता है। यहाँ तक एक जवाबी हमला भी किया और तियानमेन ने बहुत कुछ खोया। उन राक्षसों और प्राचीन आकृतियों को घेरने और मारने के लिए भले ही वे सफल हो सके, उनके नुकसान अकल्पनीय हैं। बाहरी लोगों की नजर में वे सिर्फ पागल हैं। अगर वे सफल भी हो जाते हैं तो इतने सालों में जो विवरण उन्होंने जमा किया है वह थोड़े समय में ही नष्ट और साफ हो जाएगा। यह आपसी चोट का एक कार्य है, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा ही किया जिससे अनगिनत लोगों ने अनुमान लगाया। मुझे डर है कि महान अफसर का जन्म होगा, लेकिन तियानजू को पहले ही खबर मिल गई थी। नहीं तो वे ऐसा कैसे कर सकते थे? क्या वह मूर्ख नहीं है? पौराणिक अफसर कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अधिक लोग आते हैं। हालांकि कई लोग गिरे, लेकिन उन्होंने अपने उत्साह को बिल्कुल भी नहीं रोका। लेकिन स्वर परिवार के स्वामी की संख्या बहुत अधिक है। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में संचित करने के लिए अनगिनत वर्षों का सार एकत्र करता है। यह लगभग कालीन खोज थी। यहाँ तक ये ज़िवेन भी, जो छिपकर खबरों का इंतजार कर रही थी, कई बार मिल चुकी थी। बेशक उसकी ताकत के मामले में उन सभी को मारने में कोई समस्या नहीं है। समय बीतने के साथ सभी को लगा कि उनके दिल में एक आने वाली सांस का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि वे नहीं जानते थे कि यह क्या था, वे सभी जानते थे कि परिवर्तन उनके सामने था। साधना जब अपनी बात पर पहुंचती है तो सभी भावनाएं अकारण वस्तुएं नहीं हो सकती, चाहे वह पौराणिक अवसर हो या न हो। परंतु एक बात निश्चित है, अर्थात एक अद्भुत घटना घटित होना ही है। हमकदाता दिवस के अंत में एक ग्लेशियर अचानक फटकर खुल गया। बर्फ के अवशेषों के साथ फटे ग्लेशियर से एक सुंदर और पतला युवक निकला। ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से पिघला नहीं है। उसकी आंखें इतनी तेज थीं कि वह पहले की तरह बीमार नहीं दिखता था। सफलता या असफलता एक झटके में है। आखिरी मौका, यह मौका मेरा होना चाहिए। चुने हुए सम्राट के दिन पृथ्वीशिरा ज्वालामुखी में आग की लपटों में कपड़े पहने एक आदमी निकला। वह लौ के एक योगिनी की तरह लग रहा था, जैसे कि लौ से पैदा हुआ हो। वह बाहर निकला, उसके शरीर का आकार ज्वालामुखी में गायब हो गया था और उसके जाने के बाद पूरी पृथ्वीशिरा ज्वालामुखी हिंसक रूप से कांपने लगी और फिर ढह गई। मैं अंत में फिर से पैदा हुआ था। हालांकि यह उम्मीद से बहुत पहले था। ऐसा लगता है कि यह किसी के द्वारा जबरन पैदा किया गया है। क्या यह तियानजू है? अच्छी बात है। मैं लाखों वर्षों तक कम प्रतीक्षा कर सकता हूँ। वह मौका जो उस समय सम्राट किन नहीं चाहता था, अब मेरा है। अनंत आकाश के ऊपर एक अंधेरे छाया में एक काला बूढ़ा व्यक्ति गंभीर रूप से मुस्कुराया, अनंत जादुई गैस का उत्सर्जन किया और फिर पूरा व्यक्ति शून्य में विलीन हो गया। इस तरह उस पूर्वाभास के मजबूत होने के साथ सम्राट चयन मार्ग में कई शक्तिशाली गंध बरामद हुई हैं। कई गंध लाखों वर्षों से सम्राट चयन मार्ग में दबी हुई हैं। इस अवधि के दौरान वे वास्तव में कभी पैदा नहीं हुए हैं। आखिरी मौके का इंतजार करने के लिए एक ऊंचे पहाड़ पर एक सुंदर युवक पीठ के बल खड़ा था। अंतहीन ठंडी हवा उसे हिला नहीं सकती थी। आखिरकार मुसीबत का समय खुलने वाला है। उसने अपनी हथेली फैला दी। उसकी हथेली पर एक विशाल शाही शब्द धीरे धीरे तैरने लगा, जिससे अद्भुत शक्ति निकल रही थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और आपने कौन सा ब्यूरो स्थापित किया है, इस बार आप वह नहीं करेंगे जो आप चाहते हैं।
मैं अभी भी निश्चिंत नहीं हो सकता, अन्यथा मेरा 100 मिलियन वर्षों के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा। मुझे आशा है कि आप करेंगे, मुझे निराश मत करो। अचानक उसके चारों ओर की जगह में एक हिंसक उतार चढ़ाव आया और एक युवक जिसका चेहरा कुछ हद तक युवक के समान था, जो बहुत अकेला और अहंकारी था, दुनिया में आने की मुद्रा के साथ प्रकट हुआ। जी रेन वांग, नए युवक ने ऊपर बैठे युवक को देखा और ठंडेपन से इन 3 शब्दों को उगल दिया। जी जुआन हुआंग, आप मेरे विरोधी नहीं हैं। अपने प्रयासों को बर्बाद मत करो। वांग जी ने बेहोश होकर कहा। जी जुआन हुआंग की आंखें अचानक सिकुड़ गईं, फिर जी रेन वांग की ओर देखा और कहा, अब मैं आपका विरोधी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ वर्षों में यह जरूरी नहीं है। आप मुझसे सिर्फ 1 लाख साल पहले पैदा हुए थे। यदि उसी पीढ़ी में परिणाम अभी भी अज्ञात है, तो मैं सभी को बता दूंगा कि मैं जी के समकालीन परिवार में पहला जीनियस हूँ। सम्राट कबीले जी परिवार कितना बड़ा नाम है। जी रेन वांग मुस्कुराए जैसे कि वे पुष्टि कर रहे थे और हंस रहे थे। जी परिवार के पहले व्यक्ति के बारे में क्या यदि आप इस झूठे नाम के माध्यम से नहीं देख सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप उस एवेन्यू का लालच करने के योग्य हैं? क्या जी परिवार वाकई इस मुकाम पर नहीं पहुंचा है? यहाँ तक कि आप, जिन्हें जी परिवार का पहला जीनियस कहा जाता है, केवल इतने सत ही हैं। मत भूलो, तुम भी जी परिवार से हो। भले ही आप वुज़ोंग में पैदा हुए हो, इस तथ्य को बदलना असंभव है। जी जुआन हुआंग थोड़ा गुस्से में थे और उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है कि वुज़ोंग के लोग वास्तव में हमारे जी परिवार के लोगों पर विश्वास करते हैं? आखिरकार हमारा जी परिवार इतना मजबूत है कि वुज़ोंग भी असहज हो जाएगा। यदि सम्राट के नबी भी वहां था, तो यह कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन अब जहां तक मुझे पता है, वुज़ोंग का वरिष्ठ स्तर आपके खिलाफ पहरा दे रहा है। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि यह वुज़ोंग के मामलों में पल्स दखल का फायदा उठाने से हमारे जी परिवार की रक्षा कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। तो क्या हुआ? आपका पैटर्न अभी भी बहुत छोटा है। आपको लगता है जी का परिवार ही सब कुछ है। जी का परिवार न तो स्वर्ग है और न ही धरती। यह सिर्फ स्वधर्मी लोगों का एक समूह है। सबसे महान रक्त सम्राट परिवार। हा हा हा। जी रेनवांग हंसे। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि कई सम्राट सबसे महान रक्त हैं? जी परिवार के 6 सम्राटों में से किसी ने भी अपने रक्त के कारण कभी भी अजेय सम्राटों की राह हासिल नहीं की है। उन्हें रास्ता मिल सकता है क्योंकि वे सबसे मजबूत हैं। बस इतना ही। यह हास्यास्पद है कि वे रूढ़िवादी पुराने डोम तथाकथित सबसे महान रक्त से चिपके रहते हैं, लेकिन वे इसे बिल्कुल नहीं समझते हैं, इसलिए उनकी उपलब्धियां यही है। लेकिन यदि आप अलग हैं, तो आपके पास एक और संभावना हो सकती है। हर किसी का तरीका अलग होता है और उसे खुद को मारने की जरूरत होती है। उद्धरण चिन्ह। जी जुआनहुआंग ने एक पल के लिए ठिठोली की और ठंडा पिया। मुझे आपको अपना व्यवसाय सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे जी परिवार के विवरण के साथ, जब तक मैं आपको हराता हूँ, मैं सबसे मजबूत हूँ। सबसे मजबूत। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। आपकी पीढ़ी में शायद ये ज़िवेन अभी भी एक चरित्र है। अन्य, यह काफी दूर है। किसी व्यक्ति का भविष्य कितना व्यापक है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका अपना हृदय कितना व्यापक है। यदि वे लोग दूसरों से हैंडआउट प्राप्त करने के अवसर से चिपके रहते हैं, भले ही उन्हें ताव मिल जाए, यह एक प्रकार का दुख है। ताव को प्राप्त करना एक प्रकार का उदात्तीकरण है, एक प्रकार का वैराग्य है, न कि केवल एक प्रकार का ज्ञानोदय। यह केवल शक्ति का प्रचार है। जो लोग इस सत्य को नहीं समझते, वे कुछ भी कहने के योग्य नहीं हैं। जी रेनवांग ने मुस्कुराते हुए जी जुआनहुआंग को देखा और कहा, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं शाही परिवार जी के परिवार में पैदा हुआ था। मैं इस बकवास पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? यदि वास्तव में सम्राट की राह का अवसर और शॉर्टकट है, तो यह केवल मेरे जी के परिवार में ही दिखाई दे सकता है। यह असंभव है। जिस कारण से मैंने सम्राट के चुनावी रास्ते में प्रवेश किया, वह जल्द से जल्द आपसे मिलने के लिए एक तरह का प्रशिक्षण है। जी हुआनहुआंग ने ठंड से सूंघा। यह अच्छा है। इसे देखें। एक बड़ा संकटपूर्ण समय आ रहा है और सब कुछ समाप्त करने का अवसर आ रहा है। कारण और प्रभाव जो अनगिनत वर्षों से चले आ रहे हैं, इस जीवन में हल हो जाएंगे। तथाकथित सम्राट परिवार बस थोड़ा सा मजबूत तिलचीटी है। जी रेनवांग ने एक शब्द कहा और कुछ और कहने से इनकार कर दिया। इस समय जी जुआनहुआंग के पास किसी भी चीज के बारे में चिंता करने का समय नहीं था, क्योंकि आकाश में यह विकृत और हिलना शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ आ रहा था। R1152 S। आकाश में शून्यता मूर्ति और हिलती हुई प्रतीत होती है। यह हवा में प्रसारित एक शानदार बल की तरह है। यह एक भयानक ताकत है। कुछ लोग यह भी महसूस कर सकते हैं कि मूल रूप से व्यवस्थित नियम इस समय पूरी तरह से टूट गए हैं और टुकड़ों में कुचल दिए गए हैं। शीर्ष बिंदु उपन्यास XST एक के बाद एक भंवर शून्य में दिखने लगे। दृश्य बड़ा अद्भुत था। प्रत्येक भंवर न जाने कितने करोड़ों मील लंबा और कितने करोड़ों मील चौड़ा है। सम्राट के चयन के दिन 33 भंवर दिखाई देने लगे और फिर बड़ा और बड़ा होता गया। ये भंवर लगभग दूर से बन रहे थे। एक दिन और एक रात के बाद आखिरकार इन भंवरों ने आकार ले ही लिया। इस समय ये भंवर अंत में फिर से चले गए।
एक पोर्टल धीरे धीरे उगल दिया। पोर्टल भंवर से बाहर निकलने वाली अज्ञात सामग्रियों से बने 2 सरल स्तंभ हैं। सम्राट चयन द्वार, यह वास्तव में सम्राट चयन द्वार का जन्म है। मेरे भगवान, मैं अपने जीवन में महान सम्राट चयन द्वार देख सकता हूँ। कई लोग चौंक गए, लेकिन उन्होंने इन पोर्टल्स को एक पल में पहचान लिया, क्योंकि अतीत में सम्राट चयन मार्ग पर जब भी अवसर होता था तो ऐसा सम्राट चयन द्वार होता था। सामान्य लोगों के लिए यह एक ऐसा रहस्य है जिसे वे बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ प्राचीन दिग्गजों के लिए यह एक निर्विवाद बात है। एक बार जब चुनाव द्वार प्रकट हो जाता है तो इसका अर्थ है कि सम्राट का चुनाव करने का अवसर अंत में प्रकट होता है। सम्राटों के चुनाव के द्वार के पीछे सम्राटों के चुनाव का अवसर है। हर कोई यह अच्छी तरह जानता है, इसलिए सभी बहुत उत्साहित हैं, जिसका अर्थ है कि वे इस जीवन में फिर से मौका देख सकते हैं। दरारें कैसे हो सकती हैं? अच्छी दृष्टि वाले लोग स्पष्ट देखते हैं कि सम्राट चयन द्वार के खंभों पर दरारें हैं। यह अकल्पनीय है। सम्राट चयन द्वार बहुत बहुत बड़ा, करोड़ों मील लंबा है। साथ ही यह एक बहुत ही सरल और रहस्यमय वातावरण को भी उजागर करता है, जिसे लोग नष्ट नहीं कर सकते। तो कोई पूरी तरह से चौंक गया, और पता नहीं क्यों। मुझे पता है कि यह सम्राट किन की वजह से है। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट किन काउंटर ने राजा के क्षेत्र को सील करने की ताकत से सम्राट चयन मार्ग पर हमला किया। उन्होंने एक बार सम्राट चयन मार्ग में सम्राट चयन द्वार के उद्भव को देखा। ऐसा कहा जाता है कि उसने तथाकथित अवसर देखा, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका कारण क्या है। वह गुस्से में था और इन 3 और 13 दिनों में सम्राट चयन द्वार को हरा दिया। अब तक सम्राट किन की कार्रवाई के निशान हैं? नहीं, किन सम्राट बहुत उग्र हैं। सम्राट चुनाव द्वार प्राचीन काल से कई बार प्रकट हुआ है। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई इसे नष्ट कर सकता है। उत्तम से उत्तम वस्तु का उपयोग करने पर भी उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। उस पुरुष ने यह कैसे किया? मुझे नहीं पता। कुछ लोगों ने कहा कि सम्राट किन उस समय ताओ से सिर्फ एक कदम दूर थे, इसलिए वह सम्राट रोड के चुनाव की संभावना की अफवाह सुनकर आया था, लेकिन उसने जो देखा उससे वह बहुत असंतुष्ट लग रहा था, तो उसने वापस बुलाया। सम्राट किन ने क्या देखा और उन्हें गुस्सा क्यों आया? मुझे नहीं पता। हम उन आंकड़ों के बारे में कहाँ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इसीलिए हम जानते हैं कि सम्राट किन इस तथाकथित अवसर पर नहीं, बल्कि अन्य तरीकों पर भरोसा करते थे, या उसने खुद ही सब कुछ काट दिया। यह देखा जा सकता है कि यह अवसर ही एकमात्र रास्ता नहीं है। दूरी में ये जिवेन भी आकाश में सम्राट चयन द्वार को देख रहे थे। वह हैरान और अकथनीय भी था। वह सम्राट चुनाव द्वार की सामग्री के माध्यम से नहीं देख सकता था, लेकिन कम से कम वह एक चीज देख सकता था, वह यह है कि वह अपनी वर्तमान ताकत से भी तोड़ा नहीं जा सकता था। हो सकता है कि अगर वह एक द्वि तलवार के साथ सहयोग करता तो वह उसमें एक निशान छोड़ सकता था, लेकिन उसे तोड़ना असंभव था। अकेले लड़ने दो। बेशक इसका इस तथ्य से भी बहुत कुछ लेना देना हो सकता है कि तुजिवेन का कौशल अभी भी उथला है और इसकी तुलना किन सम्राट से नहीं की जा सकती। लेकिन वह जो सुनिश्चित कर सकता है वह यह है कि यह सम्राट चयन द्वार होना चाहिए जिसे सम्राट किन ने वापस लड़ा, क्योंकि उस पर अभी भी भयानक मान उतार चढ़ाव हैं, जो अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। निश्चित रूप से उनका अनुमान सही था। तियानजू को शुरुआत से ही खबर मिल गई और उसने लड़ना शुरू कर दिया। भले ही उन्होंने अपनी ताकत का खुलासा किया, लेकिन उन्होंने मौके को बुलाने में संकोच नहीं किया। मुझे डर है कि तियानजू भी तियानजू को पुनर्जीवित करने के अवसर को जब्त करना चाहता है। स्वर्ग की सभी सीमाओं की वर्तमान स्थिति के अनुसार कोई सम्राट नहीं है। यदि अवसर तियानजू के हाथ में आता है तो मुझे डर है कि कोई इसे रोक नहीं सकता। ये जिवेन के लिए भी यह सबसे असहनीय बात है। तियानजू लगभग सभी जातीय समूहों का दुश्मन है, स्थिति की परवाह किए बिना। यह जीवित रहने के लिए भी है। यदि तियानजू शक्ति प्राप्त करता है तो वह बेहतर नहीं सोच सकता, इसलिए वह तियानजू को थोड़ा मौका नहीं देगा। इस पोर्टल को गिरने में पूरा 1 महीना लग गया। इस अवधि के दौरान अधिक विशेषज्ञ आकर्षित हुए। बूम! सम्राट चयन दिवस की पूरी भूमि हिंसक रूप से हिल रही थी। सम्राट चयन द्वार जमीन पर गिरने पर वे हिंसक कंपन महसूस कर सकते थे। उस भयानक शक्ति ने यहाँ रहने वाले कई बेहोश जंगली जानवरों को भी झकझोर कर रख दिया। वे केवल दूर से ही जमीन की पूजा कर सकते थे और कांप सकते थे और जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वे केवल वृत्ति से कार्य करते हैं, इसलिए वे आम लोगों की तुलना में चुनाव द्वार की भयानक गंध को अधिक समझ सकते हैं। सम्राट चयन द्वार गिरने से पहले तियानजू के कई विशेषज्ञ सामने आए और दूसरों को प्रवेश करने से रोकने के लिए सम्राट चयन द्वार को घेर लिया। आपका स्वर्गीय गठबंधन वास्तव में बहुत भ्रामक है। आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने देते? कोई दहाड़ा और कई लोग उत्तेजित होने लगे। तियानजू शक्तिशाली है और तियानमेंग बेहद भयंकर है। वे हर जगह लोगों को मारते हैं। यदि वे अन्य चीजों के आगे झुक जाते हैं तो वे मान जाएंगे यह सिर्फ पुण्य की बात है। वे नहीं दे सकते। वे यहाँ सैकड़ों हजारों वर्षों और लाखों वर्षों से हैं। वे कैसे त्याग कर सकते हैं?
स्वर्गीय परिवार के बीच ऋषि लोक के शिखर पर एक शक्तिशाली गुरु की व्यवस्था की जाती है और कई कठपुतलियों को बाहर रखा जाता है। अपवाद के बिना वे सभी ऋषि लोक के शिखर की कठपुतलियां हैं, अर्थात स्वर्गीय परिवार का विवरण निकालना संभव है। साधारण लोग इसे बिल्कुल नहीं देख सकते। केवल उन कठपुतलियों के लिए आवश्यक सामग्री वह नहीं है जो आम लोग वहन कर सकते हैं। झाओ तियानकुन की कठपुतली जो येजिवेन को पहले मिली थी, वह ज्ञानी लोक का शिखर मात्र है। यही वह है जिसे बनाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया और भगवान कठपुतली संप्रदाय में बहुत से नहीं है। त्यानजू बिना किसी हिचकिचाहट के इतनी सारी कठपुतलियां ला सकता है, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बच्चों की नींव गहरी है। साधारण राजशाही संप्रदायों के लिए इसके बारे में सोचना असंभव है। त्यानजू के विवरण को देखने के बाद बहुत से लोग पहले ही पीछे हट गए हैं। हालांकि वे बाहर की बड़ी ताकतों के विशेषज्ञों के समर्थन में आने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। यहाँ इतना बड़ा शोर फैला होगा, लेकिन उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। उस समय मुझे डर है कि फूलगोभी ठंडी होगी और अंदर की अच्छी चीजें त्यानजू द्वारा ले ली जाएंगी। लेकिन कोई भी सबसे पहले चार्ज करने वाला पक्षी बनने को तैयार नहीं है। बहुत से लोग मूल रूप से अन्य सम्राट चयन द्वारों पर अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे, लेकिन जब वे इसके बारे में सोचते हैं तो वे जानते हैं कि अन्य स्थानों की स्थिति समान है। चूंकि तियानमेंग ने इस अवसर को पूरा करने की योजना बनाई है, तो यह उन्हें कैसे मौका दे सकता है। अन्य जगहों पर भी ऐसा ही होना चाहिए। यदि आप लड़ते हैं तो मुझे विश्वास नहीं होता कि तियानमेंग में कितने विशेषज्ञ मर सकते हैं। हम केवल लड़ सकते हैं, अन्यथा इस अवसर का हमसे कोई लेना देना नहीं है। कोई दहाड़ा, लेकिन उसकी आवाज नहीं गिरी। लेकिन उसने देखा कि एक पंजा लगभग बिना किसी चेतावनी के दिखाई दिया, उसके सिर को छेद दिया और पूरी तरह से स्लैग में विस्फोट हो गया। इससे पहले कि वह चीख पाता, एक शक्तिशाली संत क्षेत्र विशेषज्ञ की भी मृत्यु हो गई। मरना। अचानक स्वर्गीय परिवार में कवच में एक कुलीन बच्चा दिखाई दिया जो अपने हाथों से खून पोंछ रहा था। यह वास्तव में मेरे हाथ गंदे हैं। मैं आज इस दरवाजे की रखवाली करने के लिए यहाँ हूँ। आप में से किसी को भी अतीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यदि आप अतीत चाहते हैं तो बस इसे पार करें। वह 12 दिन होंगे। कोई आश्चर्य और गुस्से में चिल्लाया, जैसे उसने इस महान बच्चे की उत्पत्ति को पहचान लिया हो। नहीं, यह 12 दिन के सेनापति कैसे हो सकते हैं? वे 12 राक्षस और विकृतियां। ऐसा कहा जाता है कि तियान परिवार की शेष बुराइयों में 12 अत्यंत भयानक विशेषज्ञ हैं। यदि राजा के क्षेत्र के विशेषज्ञ भी उन्हें मारना चाहें तो यह बहुत कठिन है। यहाँ तक उन्होंने राजा के क्षेत्र में विशेषज्ञों को भी एक साथ मार डाला है, जो वास्तव में भयंकर और भयानक है। किसी ने अचानक तथाकथित 12 दिवसीय जनरल की कथा के बारे में सोचा और अचानक उसका साहस टूट गया। वे 12 लोग इतने खूंखार थे कि 12 के नाम ही सुन ले तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। भले ही वे सभी ऋषि हों, लेकिन वे उसके सामने तिलचिट्टे से ज्यादा अच्छे नहीं हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये 12 लोग तियान परिवार की शेष बुराइयों में से हैं और सबसे अधिक राजा को पदोन्नत किए जाने की संभावना है। 12 दिन 12 स्थान होंगे, पर यह कभी निश्चित नहीं होता। लोग इन 12 लोगों को लगातार चुनौती देंगे। एक बार हारने के बाद उन्हें 12 दिन के जनरल के नाम से हटा दिया जाएगा। इसलिए राजा के क्षेत्र को सील करने वाले विशेषज्ञों को छोड़कर तियान परिवार के बीच ये 12 दिन सबसे मजबूत होंगे। यहाँ तक राजा के क्षेत्र को सील करने वाले विशेषज्ञ भी उनकी मदद नहीं कर सकते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी क्रूर हत्याओं के साथ पूरी दुनिया में फैली भयानक कथा। हाँ, मैंने यह भी सुना है कि उन्होंने पहले फीनिक्स किंग के स्निपिंग में भाग लिया था। अब तक प्राचीन फीनिक्स दुनिया अभी भी उनके सिर के लिए एक उच्च कीमत चुकाती है। किसी ने और सोचा, 12 लोगों में से कोई भी उन्हें पूरी तरह से रोकने के लिए पर्याप्त था। इससे पहले उन्हें लगता था कि त्यानजू ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अब ऐसा लगता है कि आखिरकार अपना सर्वश्रेष्ठ देने का समय आ गया है। मूल रूप से आपने फीनिक्स किंग की स्निपिंग और हत्या में भाग लिया था। ऐसा लगता है कि आपका जीवन बचाया नहीं जा सकता। एक स्पष्ट आवाज आई, करने के लिए जारी। मूल रूप से आपने फीनिक्स किंग की स्निपिंग और हत्या में भाग लिया था। ऐसा लगता है कि आपका जीवन बचाया नहीं जा सकता। साफ आवाज आई, कोष्टक कोष्टक। परंतु उसने एक मनुष्य को भीड़ के सामने खड़ा देखा और आकाश की सेना उससे टस से मस न हुई। लेकिन यह नहीं कि येजिवेन कौन है। क्यों? क्या आप भी वही लोग हैं जो प्राचीन फीनिक्स दुनिया में थे? उस दिन श्री जू जियोआई ने येजिवेन पर नजर डाली और कहा, लेकिन उसने येजिवेन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन वह एक और पीढ़ी थी जो स्वर्ग और पृथ्वी की महानता को नहीं जानती थी। प्राचीन फीनिक्स दुनिया, यह सही है। तूशवान मुस्कुराया। वह प्राचीन फीनिक्स दुनिया के चाचा हैं। स्वाभाविक रूप से उन्हें प्राचीन फीनिक्स दुनिया का आदमी माना जा सकता है। हम एक और पीढ़ी जो स्वर्ग और पृथ्वी की महानता नहीं जानती। उसने एक बच्चे ने ठंडेपन से कहा और दिल पर नहीं लिया। लेकिन चूंकि कोई मरने को तैयार है, इसलिए मुझे आपको सवारी देने में कोई आपत्ति नहीं है। बूम!
जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, उनके कुलीन बच्चे ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हवा और गड़गड़ाहट में बड़ी उपलब्धि हासिल की और स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल गया। उसका रूप तुरंत बदल गया। हालांकि वह अभी भी वह रूप था, उसने महसूस किया कि वह पूरी तरह से बदल गया था। वह एक सम्मानित भगवान राजा थे और येज़िवेन उच्चतम सम्मानित दिव्य शक्ति के साथ नश्वर थे। उसी दायरे में हम तियानज़ू अजेय हैं। क्या अधिक है, आप ऋषि क्षेत्र के शिखर भी नहीं हैं। मेरे साथ तुलना करने और मरने की हिम्मत करो। नेक बच्चे ने सीधी चाल चली और उसकी पीठ के पीछे एक बड़ा प्रयास किया। मेरे भगवान, मैं सिर्फ एक घमंडी आदमी हूँ। आपको इसे स्वयं करने की क्या आवश्यकता है? मैं आपके लिए सभी शत्रुओं का सफाया कर दूंगा। अचानक कवच में एक आदमी खड़ा हो गया। मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। उसने एक बच्चे में अचानक रुचि की कमी थी। यह लड़ने की कोई वस्तु नहीं है। महामहिम सही कह रहे हैं। तियानज़ू उसी क्षेत्र में अजेय है। मैं आज आप सभी को दिखाऊंगा। कवच में आदमी ने तुरंत गोली मार दी। एक क्षण में स्वर्ग और पृथ्वी ने रंग बदल दिया और उसके शरीर पर अनगिनत देवता ऊपर चढ़ गए और सीधे येज़िवेन पर टूट पड़े। ऋषि के राज्य शिखर का भयानक बल पूर्ण रूप से प्रदर्शित था। मौजूद कई लोगों ने तुरंत रंग बदल लिया। हालांकि उन सभी में ऋषि के क्षेत्र शिखर की ताकत थी। वे स्पष्ट रूप से युद्ध कवच वाले व्यक्ति से बहुत बुरे थे। उसी क्षेत्र में तियानज़ू के अजेय नेता का नाम वास्तव में झूठा नाम नहीं था। उसी क्षेत्र में तियानज़ू अजेय है। मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुनाया, शेखी बघारना नहीं चाहिए। एक उपहास के साथ येज़िवेन ने एक निर्णायक कदम उठाया और अपने अंगों को फैलाया। उसके सभी अंगों और हड्डियों से एक शक्तिशाली दिव्य छलांग निकल रही थी। सुनहरी रोशनी ने दुनिया को गड़गड़ाहट के समुद्र में तोड़ दिया और सीधे बख्तरबंद आदमी की ओर गिरे। मैंने केवल सुना है कि एक व्यक्ति अजेय है। मैंने कभी नहीं सुना है कि एक परिवार अजेय है। दुनिया में एक और केवल एक अजेय है। येज़िवेन की भयानक गड़गड़ाहट ने तुरंत उस आदमी के हमले को तोड़ दिया और उसे सीधे उड़ा दिया। नेक बच्चे ने अचानक अपना चेहरा बदल लिया। इस समय उन्होंने अंततः महसूस किया कि येज़िवेन से निपटना आसान नहीं था। यह न केवल सतह पर ऋषि लोग के बीच की ताकत थी, बल्कि इतनी मजबूत थी कि बहुत से लोग इसे देख भी नहीं सकते थे। नेक बच्चे ने एक पल में गोली मार दी। वह युद्ध कवच वाले व्यक्ति के पास पहुंचा और उसे सीधे पकड़कर येज़िवेन की हमले की सीमा से दूर खींच लिया। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया अभी भी बहुत धीमी थी, या येज़िवेन की गति बहुत तेज थी। एक विशालकाय अजगर की तरह आगे बढ़ते हुए उसके हाथ आकाश में सुनहरी रोशनी को चीरते हुए निकल गए। बख्तरबंद आदमी चिल्लाया और आधे हवा में फट गया और फिर राक्षस ध्वज द्वारा लुढ़का हुआ रक्त प्रकाश द्वारा निगल लिया गया। उनके सामने के दृश्य को देखते हुए उन्हें एक असत्य अनुभूति हुई कि कवच वाला व्यक्ति मजबूत और बहुत मजबूत था। वह ऋषि के क्षेत्र के शिखर पर एक दुर्लभ शत्रु भी था। वह रास्ते भर मारा गया। यह लाशों और खून का समुद्र था। बेशक यह 12 दिनों के साथ अतुलनीय होगा, लेकिन 12 दिनों के अलावा यह एक मिथक और किंवदंती भी थी। अब वह येज़िवेन के नंगे हाथों से फट गया था। इस भयानक शक्ति ने सभी को डरा दिया और लोगों को उनके सामने इस व्यक्ति की ताकत के बारे में बताया। ऋषि लोक के शिखर पर केवल एक चाल ही गुरु है। यह बहुत मजबूत है। अब येज़िवेन लोगों को पहाड़ों और नदियों को निगलने की गति देता है। वह सभी दिशाओं में शक्तिशाली है। चाल चलते ही वह सूर्य और चंद्रमा को डुबा देगा। वह सीधे सबसे मजबूत प्रहार करेगा और ऋषि लोक के शिखर को मार डालेगा। यह आदमी कौन है? वह इतना मजबूत क्यों है? मुझे याद है। क्या ये येज़िवेन नहीं है जिसने पहले बहुत नाम कमाया था? नहीं, तुम येज़िवेन इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? बहुत से लोग मदद नहीं कर सकते लेकिन अविश्वास में कहते हैं। अगर यह वास्तव में वह है तो उसका वास्तव में प्राचीन फीनिक्स दुनिया से कुछ लेना देना है। वह तियानहुआंग की बेटी का पति है। यह कहना असंभव है कि उसका प्राचीन फीनिक्स दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वे सभी पुरावशेष हैं जो सैकड़ों हजारों वर्षों और लाखों वर्षों तक जीवित रहे हैं। उनकी नजर में येज़िवेन सिर्फ एक युवा पीढ़ी है और उनके साथ तुलना करने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है। लेकिन अब उन्हें पता चला है कि क्या वे पहले पूरी तरह से गलत थे। आमतौर पर बोलना समकालीन विशेषज्ञों के लिए वास्तव में उन प्राचीन वस्तुओं से तुलना करना मुश्किल है। उन राक्षसों की तो बात ही छोड़ दें। इसलिए वे कितने भी प्रसिद्ध क्यों ना हो, इन प्राचीन वस्तुओं के लिए उनका कोई अर्थ नहीं है। जी रेनवांग का कायापलट एक युग में एक का उत्पादन करने में सक्षम नहीं हो सकता है। अब वे अचानक महसूस करते हैं कि उनकी आंखों में युवा पीढ़ी अंतिम जी रेनवांग के चमत्कार की नकल करने और ताकत के स्तर तक पहुंचने की संभावना है कि उन राक्षसों को 1 लाख वर्षों से भी कम समय में सैकड़ों हजारों साल या यहाँ तक लाखों साल लग गए। उन मजबूत पुरुषों की नजर में जिन्होंने वास्तव में उस दायरे में कदम रखा है, येज़िवेन वास्तव में एक सीमा तक पहुंच चुके हैं। यदि उसकी ताकत उस महत्वपूर्ण बिंदु तक नहीं पहुंचती है तो कवच आदमी से निपटने के लिए कम से कम दर्जनों चालें चलती हैं, लेकिन जीतने के लिए सैकड़ों चालें भी चलती हैं।
अब एक कदम उठाओ। यह केवल यह साबित कर सकता है कि उनकी ताकत दूसरे स्तर पर पहुंच गई है जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका खून इतना मजबूत है कि वह आकाश में बादलों को दबा देना चाहता है और सूर्य, चंद्रमा और सितारों को ढक लेना चाहता है। वह मजबूत कैसे नहीं हो सकता? कुलीन बच्चे का चेहरा आखिरकार गरिमा में हो गया। इस समय उन्होंने आखिरकार येज़ेवेन को एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के रूप में माना, लेकिन उनके लिए इस बार ऐसा लगता है कि इससे निपटना इतना आसान नहीं है। कम से कम अपने प्रतिद्वंद्वी को मारना इतना आसान नहीं है। त्यानज़ू अजेय है। मुझे ऐसा नहीं लगता। येज़ेवेन मुस्कुराए और कुछ ऐसा कहा जिससे एक के बाद एक त्यानज़ू विशेषज्ञ नाराज हो गए। यह आदमी उनसे ज्यादा अहंकारी है। इसे कौन सहन कर सकता है? लेकिन रईस बच्चा नहीं हिला। भले ही येज़ेवेन इतने उत्तेजक थे, उन्होंने अपनी इच्छा से ऐसा नहीं किया। उसने येशिवेन को एकटक देखा। क्या बात, क्या बात? क्या आप डरते हैं? यदि आप डरते हैं तो आप एक साथ जा सकते हैं। वैसे भी यह सब बेकार है। कितना समान है। येज़ेवेन ने उपहास किया और उसकी आंखें चमक उठी। उन्हें स्पष्ट रूप से याद आया कि यह सब तियान परिवार के इन विशेषज्ञों के कारण हुआ था। ब्रश। अचानक महान बच्चे ने सीधे गोली मार दी और उसके पैरों में अचानक एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। इस सुनहरी रोशनी ने एक दिव्य पुल का निर्माण किया जो सीधे येज़ेवेन के पैरों में फैल गया। फिर वो एक पल में येशिवेन के सामने आया, लगभग अंतरिक्ष में घूमता हुआ। कोई नहीं जानता था कि वह कैसे दिखाई देता है, मानो पलक झपकते ही। कुलीन बच्चे ने येज़ेवेन को थप्पड़ मारा। उसके आसपास की दुनिया नाटकीय रूप से बदल गई और अनगिनत कानून हिंसक रूप से हिल गए, जैसे कि कोई लूट रहा हो। भीड़ के उद्गार में ऐसा लग रहा था कि येज़ेवेन इसे नीचे नहीं गिरा सकते, लेकिन उन्होंने देखा कि उन्होंने महत्वपूर्ण क्षण में गोली मार दी और मुक्का मारा। बूम! एक भयानक टकराव। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान इंच दर इंच टूट गया और यहाँ तक पीले वसंत का पानी भी दिखाई दिया, जो केवल भगवान को लूटता हुआ दिखाई दे सकता है। और आकाश में एक भयानक तेज हवा चली। आपके बच्चे की तरफ स्वर्ग और पृथ्वी का दर्शन अचानक प्रकट हुआ। अप्रत्याशित रूप से आकाश को पता ही नहीं चला कि कब विशाल तारे गिरकर पृथ्वी से टकरा गए। यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि सच है। उनमें से कुछ बस कानून के अवतार हैं। देखा जा सकता है कि उनका हुनर दमदार रहा है। येज़ेवेन की दृष्टि और भी भयानक है। उसके पीछे एक विशाल पहिया धीरे धीरे घूमता है। अच्छा, हर मिनट और दूसरा शक्तिशाली शक्ति बाहर थूक रहा है। यह 6 संसार है। दोनों पक्षों ने आपस में लड़ने की पूरी कोशिश की है। डेंग डेंग डेंग। दोनों पक्षों के बीच टकराव अभिशप्त था, लेकिन जो व्यक्ति पीछे हट गया वह येज़ेवेन नहीं था, बल्कि 12 दिन का सामान्य था जिसे कई किंवदंतियों में चित्रित किया गया था। पीछे हटते समय कुलीन बच्चे ने येज़ेवेन की भयानक ताकत को शून्य में डाल दिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह एक अजीब कानून के साथ अपनी ताकत उतार रहा था। वह बहुत ही चतुर साधन था जिसे सामान्य लोग बिल्कुल भी नहीं समझ सकते थे। लेकिन इस दौरान किसी का ध्यान ही नहीं गया। सभी ने येशिवेन की शक्तिशाली शक्ति को देखा। रईस बालक का चेहरा भी बड़ा कुरूप था। लड़ाई में, आमने सामने की लड़ाई में वह नुकसान में पड़ गया और हार गया। 12 दिन के सामान्य के रूप में स्वाभाविक रूप से उसका अपना दम है। अन्य सेनापतियों के सामने भी वह हार नहीं मानेगा। इन 12 दिनों में वे लगभग सबसे शक्तिशाली समूह होंगे। वे सभी राजवंशों में सबसे मजबूत रहे हैं और पराजित हुए हैं और उनकी जगह मजबूत लोगों ने ले ली है। वे तब तक नहीं बदलेंगे जब तक उन्हें राज्य में विशेषज्ञ बनने के लिए पदोन्नत नहीं किया जाता। पीढ़ी दर पीढ़ी 12 दिनों की कथा समेकित होती रहेगी और अधिक भयानक होती जाएगी। यह पहली बार है जब उसने 12 दिनों के अलावा किसी के खिलाफ खेला है। R1152S